डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 151 आक्रमण। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। जैसे जैसे जादूगर धीरे धीरे डार्क मैजिक क्षेत्र से बाहर निकलते गए, डार्क मैजिक क्षेत्र जो आमतौर पर जीवंत रहता था थोड़ा खाली दिखने लगा। हालांकि जादूगर लियो के टॉवर में भी यही स्थिति थी जब कई जादूगर चले गए थे। मलिन ने शुरू में एक प्रथम स्तरीय मंत्र बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन अंततः समय की कमी के कारण उसने अपना विचार बदल दिया, क्योंकि इसे बनाने में 1 या 2 दिन लग सकते थे। डार्क मैजिक क्षेत्र उसके लिए ज्यादा देर तक रुकने की जगह नहीं थी। उसके लिए बेहतर होगा कि वह जल्द से जल्द वहां से निकलकर किसी दूसरी जगह चला जाए और उसके बाद ही वह प्रथम स्तरीय मंत्र बनाने की कोशिश करे। जादूगर लियो के टावर से निकलते समय मलिन की मुलाकात एलेना से हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर मलिन का इंतजार कर रही थी। जादूगर मलिन। एलेना थोड़ा हिचकिचाते हुए मलिन की ओर बढ़ी। जादूगर एलेना, क्या कुछ गड़बड़ है? मलिन ने भौहें सिकोड़ लीं और सोचने लगा कि आखिर क्या गड़बड़ हुई। एलेना का बोलने में इतना संकोच करना स्वाभाविक था। एलेना ने अचानक अपना सिर उठाया, मानो उसने मन बना लिया हो। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, जादूगर मलिन, अगर भविष्य में तुम्हें प्रथम स्तरीय जादूगर बनने का मौका मिले तो क्या तुम मुझे अपना सेवक बनाने पर विचार करोगे? मलिन उलझन में लग रहा था। एलेना और लॉरेन दोनों को ऐसा क्यों लगता था कि मलिन एक दिन प्रथम स्तरीय जादूगर बन जाएगा? या शायद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कारण चाहे जो भी रहा हो, ये तय था कि मलिन एलेना की मांग कभी पूरी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, जादूगर एलेना, मेरे पास एक सेवक है। वह जादूगरनी लॉरेन है जिसे पहले ही डार्क मैजिक क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया था। मलिन के पास लॉरेन के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि नाम सुनते ही एलेना के चेहरे पर निराशा के भाव छा गए। फिर उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, जादूगर लॉरेन ने जल्दी से अपना कदम बढ़ा दिया। खैर, अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जादूगर मलिन के पास पहले से ही एक अटेंडेंट है। मुझे डर है कि डार्क मैजिक क्षेत्र से निकलने के बाद हमें बहुत देर तक बाहर रहना पड़ेगा। अगर जादूगर मलिन कभी फ्लोटिंग सिटी में आए तो डेलमैन परिवार के पास आकर मुझे ढूंढना मत भूलना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मलिन ने सिर हिलाया और महसूस किया कि एलेना अपने अच्छे इरादे दिखा रही थी। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत जारी रखी, उसके बाद एलेना कई अन्य जादूगरों के साथ जादूगर टॉवर से चली गई। मलिन ने जादूगर टॉवर के आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि कई जादूगर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि डार्क मैजिक रीजन ने घोषणा की थी कि तैयारी के लिए 3 दिन है, लगभग आधे जादूगर पहले ही दिन चले गए थे। मलिन भी वहां नहीं रुका। दरअसल वह डार्क मैजिक क्षेत्र के बीचों बीच बने उस विशाल रूनिक मैजिक सर्कल की ओर जा रहा था, क्योंकि डार्क मैजिक क्षेत्र से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता इन रूनिक मैजिक सर्कल से होकर गुजरना था। हालांकि मलिन ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि कौन सा रूनिक मैजिक सर्कल चुनना है, लेकिन असल में ऐसा कोई रूनिक मैजिक सर्कल नहीं था जो किसी को डार्क मैजिक क्षेत्र से सीधे प्रकाश नगर राज्य में कहीं भी पहुंचा सके। यहां तक कि कुर्दिश पर्वतों में स्थित रूनिक मैजिक सर्कल भी डार्क मैजिक क्षेत्र में केवल एक तरफा प्रवेश की अनुमति देता था। प्रकाश सिटी का निकटतम स्थानांतरण बिंदु दितास नामक एक छोटे से कस्बे के पास था। लाल मेपल के जंगल के बीच 2 आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं। उनमें से एक ने अजीबोगरीब कपड़े पहने थे, एक लंबा काला लबादा और एक बड़ा लबादा जो लगभग उसके पूरे चेहरे को ढक रहा था। नील, इस बार मेरे लिए कुछ अच्छा सामान लाना, क्योंकि तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया है। पिछली बार की तरह मुझे यहाँ यूं ही जल्दी मत बुलाना, काले लबादे वाले आदमी ने उदासीनता से कहा। काले लबादे वाले आदमी के ठीक बगल में जो आकृति खड़ी थी, वह आश्चर्यजनक रूप से डार्क मैजिक क्षेत्र से आया जादूगर नील था। जादूगर नील ने व्यंग्य किया, अरे व्याक्सा, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर हम मिलकर डार्क मैजिक क्षेत्र के इतने सारे जादूगरों को न मारते तो तुम इतनी जल्दी प्रथम स्तरीय जादूगर नहीं बन पाते। मेरी बात सुनो, मुझे यकीन है कि इस बार मैं तुम्हें बहुत बड़ा मुनाफा दिलाऊंगा। काले लबादे वाले जादूगर ने एक पल सोचा और फिर पूछा, नील, तुमने मुझे लिखा था कि एक 6 तत्वीय जादूगर है। तुम मजाक कर रहे हो? अंधेरे जादू के क्षेत्र में एक 6 तत्वीय जादूगर? जादूगर नील के चेहरे के भाव बदल गए जब उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? ये 6 तत्वों वाला जादूगर, हे, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें 1 साल पहले बताऊं कि यह सिर्फ एक घुमंतू जादूगर था? हे, मैंने इसके बारे में पहले ही पूछताछ कर ली है। ये प्रकाश नगर से है, इसलिए यह निश्चित रूप से डार्क मैजिक क्षेत्र में रूनिक मैजिक सर्कल के माध्यम से यहाँ आ रहा है। इसे मार दो और शायद हमें कुछ अप्रत्याशित परिणाम मिल जाएं। काले लबादे वाले जादूगर ने कोई जवाब नहीं दिया।
इसके बजाय उसने अपनी नज़र मेपल के जंगल में एक बमुश्किल दिखाई देने वाली जगह की ओर घुमाई। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। अचानक रहस्यमयी रून चमकने लगे और मेपल वन में तुरंत एक छाया आकृति प्रकट हो गई। वह आ रहा है। जादूगर नील की आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। स्वूश! मलिन रूनिक मैजिक सकल से बाहर प्रकट हुआ। हालांकि यह भी एक लंबी दूरी का परिवहन था, मलिन को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। ये डेटास टाउन के बाहर मेपल वन होना चाहिए। मलिन का मूड अच्छा हो गया जब उसने पहाड़ियों पर फैले लाल मेपल के पेड़ों को देखा, मानो पहाड़ी में आग लग गई हो। ऐसा मनमोहक दृश्य देखना उसका पहला अनुभव था। अचानक मलिन ने दूरी पर दो आकृतियां देखीं और उनमें से एक जादूगर नील था। मलिन को अभी भी रिसोर्स टॉवर में वो दिन याद था जब जादूगर आइलिस ने उसे जादूगर होम्स का एक संदेश सुनाया था, जिसमें उसे जादूगर नील से सावधान रहने की याद दिलाई गई थी। हालांकि उसे यहाँ जादूगर नील से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मलिन को जादूगर नील से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह अपने बगल में खड़े आदमी से एक खतरनाक भावना महसूस कर सकता था, जो काले रंग का लबादा पहने हुए था। जादूगर मलिन, क्या संयोग है? तुम भी अभी अभी डार्क मैजिक क्षेत्र से निकले हो। मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ और जादूगर व्यक्सा के साथ जाने की तैयारी कर रहा था। यद्यपि जादूगर नील के साथ कुछ भी अजीब नहीं था, फिर भी वह असामान्य रूप से आश्चर्यचकित और उत्साहित दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह तेजी से मलिन की ओर बढ़ रहा था। ओह, यह आप हैं, जादूगर नील। वास्तव में क्या संयोग है? मलिन के चेहरे पर मुस्कान थी, हालांकि वह शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने भी अपनी गति बढ़ा दी और जादूगर नील की ओर चल पड़ा। जादूगर नील की आंखों में एक हल्की सी चमक दौड़ गई। फिर, मानो समय की कमी हो, उसने अपनी गति और तेज कर दी। 10 मीटर, 8 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर। मलिन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन वह चुपचाप दूरी गिन रहा था और तब तक इंतजार कर रहा था जब तक वह जादूगर नील से केवल 3 मीटर दूर नहीं हो गया। आक्रमण करना। बिना किसी चेतावनी के, मलिन ने अपना हाथ हवा में लहराया। अंधेरा कोहरा। डार्क मिस्ट का स्पेल मॉडल अचानक माइंड पावर द्वारा सक्रिय हो गया और धुंध के एक समूह ने जादूगर नील और लबादाधारी व्यक्ति को घेर लिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। मलिन फिलहाल डार्क मिस्ट का मजबूत संस्करण नहीं डाल पा रहा था क्योंकि उसने इसे अभी तक 3 बार नहीं डाला था। हालांकि जादूगर नील के लिए सामान्य डार्क मिस्ट ही भ्रम में पड़ने के लिए पर्याप्त था। थंडरबोल्ट नैट। एक विशाल वज्र जाल तुरंत ही आकाश से गिरा, जिसने जादूगर नील और काले लबादे वाले व्यक्ति को पूरी तरह से ढक लिया। थंडरबोल्ट नेट के अलावा कुछ ही सेकंड में मलिन के सामने दर्जनों आग के गोले प्रकट हो गए। उनमें से कई बड़े आग के गोले भी थे। जाना, मलिन ने इशारा किया और दर्जनों झुलसते हुए अग्नि गोले तुरंत ही अंधेरे कोहरे में उड़ गए। फुश! अचानक हवा में एक तेज आवाज सुनाई दी। मलिन को तुरंत एक जोरदार खतरा महसूस हुआ क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति ने वायु तत्वों के तेज उतार चढ़ाव को भांप लिया था। जल्द ही एक तीर मलिन की दिशा में उड़ता हुआ आया। मलिन ने तुरंत इस मंत्र को पहचान लिया। ये प्रथम स्तरीय पवन प्रकार की ब्राइट विंड थी जो अत्यंत शक्तिशाली थी। मलिन को इससे पहले भी सम्मेलन में जादूगर लोन के विरुद्ध युद्ध में इसका सामना करना पड़ा था। पृथ्वी रक्षक। मलिन के शरीर के चारों ओर वायु तत्व भी प्रकट हुए। फिर उसने तुरंत गेल और अर्थ गार्ड का प्रयोग किया और उसके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी। हालांकि काले लबादे वाले आदमी ने तेज हवा छोड़ी, जिससे पता चला कि उस पर डार्क मिस्ट का असर क्यों नहीं हुआ, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने डार्क मिस्ट को चीर डाला, मलिन को ढूंढ निकाला और एक जादू फैला दिया। बूम! यह मलिन के आग के गोले के विस्फोट की आवाज थी। जैसे ही चारों ओर चिलचिलाती लपटें फैलीं, आग की लपटें जमीन पर पड़े सूखे मेपल के पत्तों को जलाकर राख कर गईं। एक पल के लिए लपटें आसमान की ओर उठीं, मानो पूरे मेपल के जंगल को जलाकर राख कर देना चाहती हों। टकराना। ब्राइट विंड भी मलिन के सामने वाली दीवार पर जोरदार तरीके से गिरा, लेकिन बिना किसी दया के उसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया, इससे पहले कि वह मलिन की ओर वार करने लगे। सौभाग्य से मलिन पूरी तरह तैयार था। वह जानता था कि पहले स्तर के जादू से निपटना आसान काम नहीं था। लगातार कई अर्थ गार्ड्स का इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार ब्राइट विंड को रोकने के लिए अर्थ गार्ड का एक मजबूत संस्करण इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मलिन और उस काले वस्त्रधारी आदमी, जो अंधेरे कोहरे में फंसा था, ने कोई और जादू नहीं किया। मलिन ने बस अपनी आंखें सावधानी से आगे की ओर टिकाए रखीं। जब अंधेरा कोहरा छट गया और लपटें बुझ गईं, तो भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति काले लबादे वाले उस आदमी की थी। फिर भी उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट का कोई निशान नहीं था। जाहिर है, मलिन द्वारा फेंके गए न तो डार्क मिस्ट और न ही बड़े फायरबॉल का उस लबादे वाले आदमी पर कोई असर हुआ। हालांकि जादूगर नील का यही हश्र नहीं हुआ। वह उसी क्षण भ्रम में पड़ गया था जब मलिन ने उसे डार्क मिस्ट से घेर लिया था और दर्जनों आग के गोलों से हुए भीषण विस्फोट में उसकी बेरहमी से मौत हो गई थी। अध्याय 152। एक ही सिक्के के दो पहलू। अनुवादक एंजेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंजेलिस फैंटेसी, अनुवाद। मलिन ने फ्रॉस्ट का जादू किया, जो लार्ज फ्रॉस्ट के साथ मिलकर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया।
यह अविश्वसनीय रूप से प्रथम स्तरीय मंत्र के करीब था और उसकी प्रबल जादुई शक्ति को देखते हुए यह मंत्र बिना किसी चूक के लगातार चलाया जा सकता था। लबादे वाले आदमी की तेज हवा भी बहुत प्रभावशाली थी। जैसे जैसे एक के बाद एक वार होते गए, मलिन को पृथ्वी रक्षक को सहारा देने के लिए और भी ज्यादा जादुई शक्ति जुटानी पड़ी, वरना वह और ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। अंधेरा कोहरा। इस बार मलिन ने डार्क मिस्ट का एक मजबूत रूप डाला। लगभग चरम द्वितीय स्तरीय मानसिक शक्ति होने के बावजूद चांदी के बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को भी इसका हल्का झटका लगा। इससे मलिन को अपने मंत्र पर विश्वास हो गया। हालांकि जैसे ही उसने डार्क मिस्ट के मजबूत रूप को छोड़ा और उसे लबादा पहने आदमी को घेरने दिया, माइंड पावर की एक मजबूत शक्ति आकाश से मलिन की ओर दौड़ती हुई आई। ऐसी मानसिक शक्ति का अनुभव करते ही मलिन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। इतनी प्रबल मानसिक शक्ति उस चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी से भी ज्यादा भयानक लग रही थी, लगभग किसी तीसरे दर्जे के जादूगर जैसी। डार्क मिस्ट का प्रबल रूप दूसरे स्तर की सर्वोच्च मानसिक शक्ति वाले जादूगर को कुछ नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अगर ये तीसरे स्तर के जादूगर के साथ होता तो उसके जादू का कोई असर नहीं होता। थंडरबोल्ट नैट। चूंकि डार्क मिस्ट का मजबूत रूप बेकार था, मलिन केवल कड़ी टक्कर ही दे सकता था। उसने तुरंत थंडरबोल्ट नेट का मजबूत रूप इस्तेमाल किया। पल भर में आसमान जोरदार गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क से भर गया। जमीन बर्फ के क्रिस्टलों से भर गई और ठंडी हवा बहने लगी। जादू ने तेजी से लबादा पहने आदमी पर हमला कर दिया। पृथ्वी की दीवार। लबादाधारी आदमी के शरीर पर पृथ्वी तत्व तेजी से विकसित हुआ। उसका पृथ्वी तत्व मलिन के पृथ्वी रक्षक रूप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। चूंकि थंडरबोल्ट नेट केवल सतह पर ही प्रभावी था, इसलिए इसने लबादाधारी आदमी को केवल थोड़ा सा ही हिलाया। केवल लार्ज फ्रॉस्ट ही इसे पूरी तरह से जमा देने में सक्षम था, लेकिन जैसे ही मलिन उस पर फायरबॉल से बमबारी करने वाला था, लबादा पहने आदमी ने एक बार फिर पृथ्वी की दीवार खड़ी कर दी। नतीजतन मलिन खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास उस लबादे वाले को हराने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि लबादे वाले ने सिर्फ हवा और धरती जैसे मंत्र ही डाले थे और भी कई मंत्र थे जो उसने अभी तक नहीं बुने थे। उस पल मलिन को एहसास हुआ कि उसे सतर्क रहना होगा। आग की बारिश। अचानक लबादा ओढ़े आदमी ने एक और जादू किया। उसके शरीर से अग्नि के तत्व निकले और आसमान लाल रंग का हो गया। आग की बूंदें आसमान से बारिश की तरह बरसने लगीं और मलिन को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। मलिन शुरू से ही सतर्क था और उसने जल्दी से एक नया जादू किया, और जैसी कि उम्मीद थी, उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक व्यापक हमले की योजना बना ली थी। हालांकि इस बार मलिन तैयार था। जैसे ही लबादाधारी ने हमला शुरू किया, मलिन के शरीर से एक लहर जैसी गति में पवन तत्व प्रकट हुआ। आंधी। मलिन का सिलहूट एक झटके में पीछे हट गया और उस क्षेत्र से बच निकला जिस पर रेनिंग फ्लेम द्वारा हमला किया जा रहा था। तुम 6 तत्वों वाले जादूगर होकर भी कैसे बच निकलने की कोशिश कर सकते हो? बर्फ का जाल। लबादा पहने आदमी ने उपहास किया और एक बार फिर बर्फ प्रकार और बंधनकारी मंत्र का जाप किया। ये स्पष्ट था कि लबादा पहने आदमी एक शक्तिशाली प्रथम स्तरीय 4 तत्वीय मंत्र विधाता था। मलिन थोड़ा डरा हुआ था। वह अपनी जादुई शक्ति पर निर्भर था। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि वह किसी विरोधी के जादू से बंध जाए। अगर उस लबादे वाले ने बर्फ का जाल न डाला होता, तो भी मलिन के पास धीरे धीरे अपना दबदबा बनाए रखने और अंततः उसे मार डालने का मौका होता। हालांकि प्रतिद्वंद्वी एक 4 तत्वीय जादूगर और प्रथम स्तरीय जादूगर था। चूंकि इस समय डार्क मिस्ट का कोई उपयोग नहीं था, मलिन के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, उसे अपना बचाव करना था और कड़ी टक्कर देनी थी। पृथ्वी रक्षक। मलिन ने तुरंत पृथ्वी प्रकार का रक्षात्मक मंत्र गढ़ा। प्रतिद्वंद्वी के बर्फीले जाल और तेज हवा का हमला जारी रहा, जिससे मलिन को हर 3 सामान्य मंत्रों के बाद पृथ्वी रक्षक का एक मजबूत रूप गढ़ना पड़ा, जिससे उसकी जादुई शक्ति क्षीण हो गई। सौभाग्य से मलिन ने पहले भी मौलिक क्रिस्टल पत्थरों का इस्तेमाल किया था, जिससे उसे हर 0 स्तर के मंत्र से जादुई शक्तियां जमा करने में मदद मिली, क्योंकि हर एक मंत्र से उसे 60 या 70 मंत्रों का जाप करने की क्षमता मिलती थी। अगर मैट्रिक्स ने मंत्र मॉडल का पुनर्निर्माण नहीं किया होता, तो उसके लिए इतना शक्तिशाली संचय जमा करना असंभव होता। मलिन की योजना ये थी कि वह लबादा पहने आदमी को तब तक मात देता रहेगा जब तक कि वह अपनी जादुई शक्ति खर्च न कर दे। अपनी रक्षा करते हुए मलिन ने फायरबॉल, फ्रॉस्ट और थंडरबोल्ट नेट से अपने भयंकर हमले जारी रखे। अपनी प्रबल जादुई शक्ति और अनगिनत हमलों के साथ लबादाधारी व्यक्ति क्रोध से भर गया। उसने एक बार फिर एक अर्थ गार्ड खड़ा किया और अपनी जादुई शक्ति का भरपूर उपयोग किया। अब दोनों एक अजीब स्थिति में फंस गए थे, जहां उन्होंने अपनी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। मलिन की वर्तमान शक्ति के अनुसार एक समान प्रथम स्तरीय जादूगर को हराना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी एक प्रथम स्तरीय जादूगर था, जिसके पास शक्तिशाली और जादुई शक्तियों का एक बड़ा भंडार था। उसके विभिन्न मंत्र अविश्वसनीय मानसिक शक्ति के साथ धारा प्रवाह थे। चूंकि डार्क मिस्ट बेकार था, मलिन को लगा कि अब उसके पास कोई मौका नहीं है, फिर भी उसने कड़ी टक्कर जारी रखी। लबादाधारी आदमी भी गुस्से में था। जादूगर नील से खबर मिलते ही वह दौड़ा दौड़ा आया। हालांकि जादूगर नील उसे मलिन की ताकत के बारे में नहीं बता पाया। उसने बस इतना बताया था कि वह 6 तत्वों वाला जादूगर है।
कौन जानता था कि यह 6 तत्वों वाला जादूगर इतना भयानक होगा। उसने देखा था कि मलिन का सबसे प्रभावशाली जादू डार्कमिस्ट था। अगर उसकी मानसिक शक्ति और अनुभव न होते तो उसकी तुलना किसी तीसरे स्तर के जादूगर से की जा सकती थी। हालांकि अगर वह मलिन के डार्कमिस्ट द्वारा निर्मित भ्रम में फंस जाता तो उसे डर था कि उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। लबादाधारी आदमी जादूगर नील पर बहुत क्रोधित था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस इस उम्मीद में डटा रहा कि मलिन जल्द ही उसकी जादुई शक्ति को खत्म कर देगा। हालांकि आधा घंटा बीत चुका था और मलिन के पास अभी भी जादुई शक्ति थी। लबादाधारी आदमी उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सका। अचानक लबादाधारी आदमी ने अपनी बरसती लौ फेंकना बंद कर दिया। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी जादुई शक्ति बरसती लौ को ईंधन देने से लगभग समाप्त हो गई थी। उसी समय क्योंकि मलिन लगातार फायरबॉल और फ्रॉस्ट फेंक रहा था, उसकी जादुई शक्ति भी कम होती जा रही थी। वह लबादाधारी आदमी की पृथ्वी की दीवार को तोड़ने के लिए लगभग 1 दर्जन फायरबॉल या फ्रॉस्ट फेंक रहा था। इस प्रकार मलिन ने अचानक अपने फायरबॉल और फ्रॉस्ट हमले भी बंद कर दिए। वह केवल थंडरबोल्ट नेट का प्रयोग जारी रख सका और अपना रक्षात्मक मंत्र अर्थ गार्ड बरकरार रख सका। आधा घंटा और बीत गया, दोनों जादूगरों के चेहरे पीले पड़ रहे थे। तभी अचानक लबादा पहने आदमी ने अपना हुड हटा दिया और अपना असली चेहरा प्रकट कर दिया। वह आदमी लगभग 30 साल का था, गोरा था। हालांकि उसके चेहरे के बाईं ओर एक बड़ा सा निशान था। देखने में तो वह डरावना लग रहा था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसने लबादा क्यों पहना था। मलिन जादूगर पैरियों के भयानक रूप देखने का आदी हो चुका था। लबादा पहने आदमी के रूप की तुलना में यह उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। उसे यह जानने की उत्सुकता जरूर हुई कि लबादा पहने आदमी क्या कर रहा है। लबादा पहने आदमी ने मलिन की तरफ देखा। वह सतर्क था और अपनी पृथ्वी की दीवार को ऊपर उठाए हुए मलिन से बोला, जादूगर मलिन, मैं व्याक्सा हूं। जादूगर नील ने मुझे धोखा दिया था और इसीलिए मैं तुम्हें मारने आया था। हालांकि जादूगर नील अब मर चुका है। तुम और मैं एक दूसरे से नहीं निपट सकते। क्यों ना हम हार मान लें और अब और जादू टोना बंद कर दें। चलो इस लड़ाई से दूर चलते हैं। तुम क्या कहते हो? इस समय तक मलिन केवल एक मजबूत मोर्चा ही बना रहा था। उसकी सबसे बड़ी ताकत डार्क मिस्ट, उसके शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी जिसके पास तीसरे स्तर की मानसिक शक्ति थी, के सामने पहले ही बेकार हो चुकी थी। इसी तरह वह उस लबादे वाले आदमी के साथ जादुई शक्ति के उस मुकाबले में उतरा था। हालांकि वह अब बस यहीं रहना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वह उस लबादे वाले पर भरोसा नहीं कर सकता। जादूगर नील के जले हुए शरीर की ओर देखते हुए वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, जादूगर व्याक्सा, लगता है कुछ देर पहले तक तुम जादूगर नील से काफी परिचित थे। कितनी भयानक बात है, पर यह पहली बार तो नहीं हो रहा है ना? लबादा पहने आदमी ने जादूगर नील की लाश को देखा और अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। जब मैं जादूगर नील से मिला था तब मैं एक घुमक्कड़ जादूगर था। वह मुझे ढूंढ रहा था। उसने मुझे बताया था कि एक ऐसा तरीका है जिससे मैं हर तरह की औषधि सामग्री और मंत्र मॉडल हासिल कर सकता हूँ। हे, अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। जादूगर नील की योजना डार्क मैजिक क्षेत्र में काम करने वाले जादूगरों को मारने की थी। मलिन का दिल बैठ गया। जैसी कि उम्मीद थी, जादूगर नील ने घुमंतु जादूगरों के साथ मिलकर डार्क मैजिक क्षेत्र के जादूगरों की हत्या कर दी थी। डार्क मैजिक क्षेत्र में होने के कारण वह जादूगरों को बेहतर ढंग से समझ सकता था और कम से कम उम्मीद के मुताबिक उन पर घात लगा सकता था। उसकी योजना की सफलता दर बहुत अच्छी होती। इस बार जादूगर नील मलिन को मारने के लिए पुरानी चाल चलने की योजना बना रहा था। इसीलिए उसने ये जगह चुनी और एक ज्यादा शक्तिशाली जादूगर व्याक्सा को भी बुलाया। अगर जादूगर राइलिस ने मलिन को याद न दिलाया होता जिससे वह तैयार हो पाता, तो हालात और भी बदतर हो सकते थे। जैसे जैसे मलिन के चेहरे पर उदासी बढ़ती गई, लबादा पहने आदमी ने कहा, जादूगर मलिन, हमें मौत से लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक 6 तत्वीय जादूगर हैं जिनका भविष्य उज्ज्वल है। जहां तक मेरी बात है, मैंने पहले ही 4 तत्वीय मंत्र सीख लिए हैं और अभी अभी मुझे प्रथम स्तरीय जादूगर के रूप में सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं द्वितीय या तृतीय स्तरीय जादूगर भी बन जाऊंगा। अगर हम यहीं मर गए तो ये सब बेकार होगा। आप क्या कहते हैं? इसके साथ ही लबादा पहने आदमी ने अपना बर्फ का जाल डालना बंद कर दिया। उसके पास बर्फ के जाल के लिए मंत्र मॉडल को पूरा करने के लिए अब कोई जादुई शक्ति नहीं बची थी। उसके और मलिन के पास पवन प्रकार, अग्नि प्रकार या बर्फ प्रकार के मंत्रों के लिए अब कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उसके पास अभी भी पृथ्वी की दीवार थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह भी। अध्याय 153 आवारा। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। किसी को पता ही नहीं चला कि मलिन के हाथ में कब एक महान तलवार आ गई। हालांकि उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी थी, फिर भी उसका शरीर किसी तीसरे स्तर के मौलिक तलवारबाज के बराबर था, और थोड़ा और ज्यादा होता तो वह चौथे स्तर के मौलिक तलवारबाज के बराबर होता। इतने महान शारीरिक गुणों के साथ उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार फेंकी। तलवार जिस गति से फेंकी गई, वह शून्य में चमकती हुई सफेद रोशनी की तरह थी, जिससे तेज आवाजें निकल रही थीं। लबादा पहने उस आदमी के मन में भी मलिन जैसा ही विचार आया।
अचानक पलटते ही उसके हाथ में एक बारीकी से गढ़ा हुआ काला तीर अंदाजा था। ट्रिगर झट से छूटा और एक काला तीर मलिन की ओर झपटा। लबादा पहने वह आदमी एक घुमक्कड़ जादूगर था और इसलिए उसके पास बचने के कई तरीके होना स्वाभाविक था। वह जो बोल्ट अपने साथ रखता था वह बस एक सुरक्षा उपाय था। आखिरकार वह स्पेल कास्टर संगठनों के स्पेल कास्टरों की तरह धनी पृष्ठभूमि से नहीं था जो शक्तिशाली जादू के औजार खरीद सकते थे, इसलिए वह अपने साथ केवल बचाव के लिए बोल्ट और अन्य औजार ही ला सकता था। चाहे बोल्ट हो या मलिन की महान तलवार, दोनों ही बेहद तेज गति से फेंके गए। चूंकि दोनों जादूगरों की जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वे रक्षात्मक मंत्र नहीं डाल पा रहे थे। स्विश! मलिन की तलवार ने लबादा पहने आदमी के पेट में छेद कर दिया और जोरदार प्रहार से लबादा पहने आदमी काफी दूर तक पीछे की ओर उछला और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में असंतोष भर गया और उसके चेहरे पर निराशा छा गई। वह कुछ देर तक तड़पता रहा और आखिरकार अपनी चोट के आगे झुक गया। जहां तक लबादा पहने आदमी के काले तीर का सवाल है, वह तेज रफ्तार से मलिन की ओर बढ़ रहा था। मलिन के पृथ्वी रक्षक के पास अब कोई जादुई शक्ति नहीं थी, वह बस आंधी का इस्तेमाल करके खुद को जितनी जल्दी हो सके एक तरफ मोड़ सकता था। फिर भी वह उस काले बोल्ट से बच नहीं पाया जो उसकी पिंडली में धंस गया था। मलिन को तुरंत तेज दर्द हुआ और फिर पूरी तरह सुन्न हो गया। धिक्कार है, बोल्ट पर घातक विषैले पदार्थ लगे हुए थे। मलिन चौंक गया, उसने सोचा भी नहीं था कि लबादा पहने आदमी के तीर में जानलेवा जहर मिला होगा। उस आदमी ने जरूर कोई जहरीली औषधि बनाकर तीर पर लगा दी होगी। एक बार जब वह तीर निशाने पर लगा तो एक मजबूत शरीर वाला भी तलवारबाज तुरंत मारा जा सकता था। मलिन तुरंत बैठ गया और अपने पैर से कपड़ा फाड़कर अलग कर दिया। जहां बोल्ट उसके शरीर में लगा था वहां उसका मांस तेजी से सड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और हड्डी भयावह रूप से दिखाई दे रही थी। यह एक संक्षारक औषधि है। मलिन को तुरंत ही उस बेहद जहरीले जहर की बात याद आ गई। अगर कोई इस जहर के संपर्क में आता तो ये खून में घुलकर तेजी से मांस को खा जाता और उसे तुरंत ही जंग लगा देता। ये वाकई डरावना था। बिना किसी हिचकिचाहट के मलिन ने अपनी अंगूठी से एक तेज खंजर निकाला और अपने बछड़े के मांस पर एक क्रूर वार किया। P.S. चीरे से मांस का एक बड़ा हिस्सा कट गया। स्वाभाविक रूप से आम लोग इस तरह का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे उनकी इच्छाशक्ति कितनी भी अद्भुत क्यों न हो। लेकिन मलिन के पास एक प्रबल मानसिक शक्ति थी और वह दर्द को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकता था। केवल इसी वजह से वह मांस काटने का दर्द सहन कर पाया। ये वास्तविक मांस काटने का कार्य था और इसे बिना किसी हिचकिचाहट के शीघ्रता से किया जाना चाहिए। जैसे जैसे मलिन उसकी जांघ पर वार करता रहा, उसकी जांघ का लगभग आधा मांस कट गया। संक्षारक औषधि का अधिकांश भाग कट चुका था, लेकिन थोड़ी मात्रा बची हुई थी जो शरीर के अन्य भागों में फैल गई थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इतने कम समय में औषधि से पूरी तरह छुटकारा पाना नामुमकिन था, इसलिए मलिन ने जल्दी से कुछ औषधियां निकाली। उनमें से एक थी जमावट औषधि, जो खून बहना बंद कर सकती थी, और साथ ही कुछ साधारण मुलेठी औषधियां भी। ये मुलेठी की औषधियां कुछ सामान्य जहरों को बेअसर कर सकती थीं। हालांकि ये उसके शरीर में मौजूद संक्षारक जहर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती थी, लेकिन वे उसे कुछ हद तक रोक सकती थी। समय मिलने पर मलिन उसके शरीर से संक्षारक जहर को पूरी तरह से साफ करने के लिए कुछ और औषधियां तैयार कर लेता था। जमावट औषधि बहुत कारगर थी, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने और पहले की भीषण लड़ाई के कारण मलिन अब थका हुआ लग रहा था। उसने जादूगर व्याक्सा की लाश पर नजर डाली और बेबसी से सिर हिलाया। इस बार तो वाकई बहुत खतरनाक था। 0 लेवल और फर्स्ट लेवल के मंत्रों में अभी भी फर्क है, खासकर जब डार्क मिस्ट किसी काम का नहीं होता, तो यह फर्क और भी साफ दिखाई देता है। मलिन बड़े पेड़ से टिककर धीरे से बुदबुदाया। उसे अभी अभी हुई लड़ाई याद आ गई, वह वाकई बहुत खतरनाक थी। अगर एक पल के लिए भी उसका ध्यान भटक जाता तो आज वह जमीन पर पड़ा होता। थोड़ी देर आराम करने के बाद मलिन को अपनी ताकत वापस लौटी हुई महसूस हुई। वह अभी भी ठीक से हिल नहीं पा रहा था, इसलिए वह रेंगते हुए व्याक्सा की लाश की ओर बढ़ा और अपनी उंगली से अंगूठी निकाल ली। जादूगर नील की अंगूठी भी मलिन ने ले ली, जिसके बाद मलिन ने दोनों अंगूठियों की सामग्री की जांच की। जादूगर नील की अंगूठी के अंदर तरह तरह की औषधियां, मौलिक क्रिस्टल पत्थर और यहां तक कि कुछ प्रथम स्तरीय मंत्र भी थे। यह जरूर कोई प्रथम स्तरीय मंत्र ही होगा जिसे वह रचने की तैयारी कर रहा था। अब जब यह मलिन के पास था तो इसे बहुत बड़ी धनराशि माना गया। जादूगर व्याक्सा की अंगूठी की सामग्री और भी आश्चर्यजनक थी। एक दुर्जय घुमंतु जादूगर के रूप में व्याक्सा ने अनगिनत जादूगरों को मार डाला था और उनसे कई अनोखी वस्तुएं प्राप्त की थीं। एक औषधि का फॉर्मूला, कोई साधारण औषधि का फॉर्मूला नहीं, यह मन की शक्ति का फॉर्मूला है। मलिन को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ। उसने जादूगर व्याक्सा की अंगूठी में मन की शक्ति के लिए एक दुर्लभ औषधि का सूत्र खोज निकाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि व्याक्सा की मन की शक्ति इतनी प्रबल थी, जो तीसरे स्तर के जादूगरों के मानक तक पहुंच गई थी। यहां तक कि मलिन के डार्क मिस्ट का प्रबल संस्करण भी जादूगर व्याक्सा के सामने बेकार था। ऐसा प्रतीत होता था कि जादूगर व्याक्सा की मानसिक शक्ति काफी हद तक इस औषधि फॉर्मूले से जुड़ी हुई थी।
इस औषधि को ब्लूबेरी औषधि कहा जाता था, इसका मुख्य घटक ब्लूबेरी थी। हालांकि इस प्रकार की ब्लूबेरी बहुत कीमती थी, मलिन ने उन्हें संसाधन टॉवर में देखा था। जब वह डार्क मैजिक क्षेत्र में लौटता तो वह सीधे संसाधन टॉवर जाकर उनका व्यापार कर सकता था। जादुई औषधि की तुलना में इस ब्लूबेरी औषधि के लिए सामग्री ढूंढना कहीं ज्यादा आसान था। जादूगर व्याक्सा की अंगूठी में कुछ ब्लूबेरी भी रखी थी, ब्लूबेरी औषधि के कुछ बैच तैयार करने के लिए पर्याप्त। जादूगर व्यक्सा और जादूगर नील के शवों को तहस नहस करने के बाद मलिन ने अपनी बची हुई थोड़ी सी जादुई शक्ति से 2 आग के गोले छोड़े, जो तेजी से व्यक्सा और नील के शवों पर गिरे। आग की लपटें तेजी से भड़कीं और पल भर में दोनों शवों को भस्म कर दिया। मलिन ने अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी जांघ पर नजर डाली और बेबसी से सिर हिलाया। अब वह इस जगह से जाने में असमर्थ था और इस मेपल के जंगल में बस अपनी चोटों के थोड़ा ठीक होने का इंतजार कर सकता था, तभी वह यहां से जा सकता था। इसलिए मलिन एक विशाल पेड़ पर झुक गया और मौलिक क्रिस्टल पत्थरों को बाहर निकाल लिया और धीरे धीरे अपनी जागरूकता के जादू मॉडल में अपनी समाप्त हो चुकी जादुई शक्ति को फिर से भरना शुरू कर दिया। चौड़ी सड़क पर लगभग 1 दर्जन गाड़ियां धीरे धीरे दिखाई दी। गाड़ियां तेज गति से नहीं चल रही थीं और उनके पास कवच पहने कुछ शूरवीर खड़े थे, जो सतर्कता से आसपास के माहौल पर नजर रख रहे थे। देखो, मेपल के पत्ते कितने सुंदर हैं। लगभग 15 या 16 वर्ष की एक युवती ने पर्दे हटाए और अपने सामने मेपल के वृक्षों की कतार देखकर आश्चर्य से चिल्ला उठी। लड़की लंबी और दुबली पतली थी, उसके बाल सिर के पीछे 2 चोटियों में बंधे थे। उसने अपनी दोनों लंबी टांगों में घुड़सवारी के जूते पहने हुए थे, जिससे उसकी पतली टांगों की खूबसूरती पूरी तरह से उभर कर आ रही थी। हाँ, हम कुछ महीनों से बाहर हैं। मुझे नहीं लगा था कि जब तक हम वापस लौटेंगे, मेपल के पत्ते लाल हो जाएंगे। डिटास टाउन ठीक सामने है। हम आज रात वहीं आराम करेंगे और कल अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हम जल्द से जल्द सनलैंड सिटी पहुंच जाएंगे। बोलने वाला एक अधेड़ उम्र का 40 साल से ऊपर का आदमी था। वह भी गाड़ी में सवार था। वह उदास होकर बाहर फैले लाल मेपल के जंगल को देख रहा था। पिताजी, चलो बाहर जाकर पत्ते देखें। बाहर लाल मेपल के पत्तों के जंगल को देखकर युवती अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सकी और अधेड़ उम्र के व्यक्ति से विनती करने लगी। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ कह पाता, उससे पहले ही गाड़ी में बैठी महिला ने तुरंत डांटते हुए कहा, नहीं अम्मा, बाहर बहुत खतरा है। अपनी पूरी यात्रा में हमें कितने लुटेरे मिले हैं। जल्दी से जल्दी सनलैंड सिटी वापस लौट जाना ही बेहतर है। माँ, ये डिटास टाउन से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ डाकू कैसे हो सकते हैं? हम बस थोड़ी देर के लिए नीचे जाएंगे और फिर तुरंत निकल जाएंगे। युवती ने भीख मांगते हुए अपने होंठ फुला लिए। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ देर मन ही मन बुदबुदाता रहा और फिर सिर हिला दिया। हम इम्मा को नीचे देखने के लिए जाने देंगे। इतना शानदार मेपल का जंगल देखना दुर्लभ है। डिटास ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए लुटेरे इतने दुस्साहसी नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे पास अभी भी हमारे अंगरक्षक हैं, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। ये देखकर कि आदमी मान गया है, लड़की बहुत उत्साहित हुई। वह जल्दी से गाड़ी से नीचे कूद गई। प्रसन्न लड़की को देखकर अधेड़ उम्र के आदमी ने महिला से कहा, चलो हम भी नीचे चलकर देख लें। ये कहते हुए वह महिला के साथ गाड़ी से उतर गया और पूरा काफिला भी रुक गया। कवच पहने पहरेदार भी स्पष्ट रूप से निश्चिंत हो गए। काफिले के पूरे अनुरक्षण के दौरान यही वह जगह थी जहां सबसे कम खतरा था। डिटास टाउन में प्रवेश करते ही उनकी यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी हो जाती। लाल पत्तों वाले मेपल के पेड़ों का फैलाव लाल समुद्र जैसा लग रहा था। ये देखने वालों के लिए सुकून देने वाला था और उन्हें सुकून का एहसास करा रहा था। हालांकि कुछ ही देर में एक गार्ड चुपके से उस अधेड़ उम्र के आदमी के सामने आया और धीमी आवाज में बोला, मिस्टर चैबलिस, हम। अध्याय 154, विकट स्थिति। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। हे 8वें कमांडर, मुझे लगता है इस टीम में कुछ अच्छे लोग हैं। टीएस, अगर आप उनसे थक गए हैं, तो क्या आप उन्हें हमें भी दे सकते हैं ताकि हम भी उन्हें आजमा सकें? एक चेचक से पीड़ित आदमी ने खुशामद से पूछा। 3 डाकू अपने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से मेपल के जंगल की ओर दौड़ पड़े। पॉकमार्क्ड, अगर तुमने अपना काम निर्देशानुसार पूरा किया है, तो बिग बॉस तुम्हें जरूर इनाम देंगे। जल्दी से इस आवारा को मार डालो और बिग बॉस को खबर दो। 8वें कमांडर ने अधीरता से उत्तर दिया। फिर डाकुओं ने अपनी तलवारें उठाईं और एक क्रूर मुस्कान बिखेरते हुए उस आवारा पर टूट पड़े जो पेड़ से टिका हुआ था। अचानक उस शांत आवारा ने अचानक अपना सिर उठाया। जब उसने इन 3 क्रूर दिखने वाले डाकुओं को देखा तो उसमें जरा भी घबराहट नहीं दिखी। हर बार 3 डाकू उस आदमी पर टूट पड़े और जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन एक पल में ही ठंडी हवा के एक झोंके ने उन्हें घेर लिया। फिर डाकू अपने घोड़ों समेत क्रिस्टल में जम गए, मानो जीवित बर्फ की मूर्तियां हों। बैंग बैंग बैंग, 3 जोरदार धमाके सुनाई दिए। जैसे ही वे तीनों उस पर तेजी से झपटे, जड़ता के कारण वे जमीन पर गिर पड़े और जमकर मूर्तियों में तब्दील हो गए और लाखों टुकड़ों में टूट गए। क्रिस्टल के टुकड़ों के बीच टूटे हुए अंग पड़े थे। हालांकि जमीन पर खून की एक बूंद भी नहीं थी और हवा में खून की गंध भी नहीं थी। ये वही दृश्य था जिसने लोगों की रूह कंपा दी थी। तभी आवारा की नजर उससे दूर खड़े डाकुओं के गिरोह पर पड़ी।
वाह बिग बॉस, कुछ हुआ। बिग बॉस की नज़र खूबसूरत युवती एम्मा पर पड़ी। तभी उसे अपने पीछे एक डाकू की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने घबरा गए? बिग बॉस ने अपने पीछे खड़े डाकू को उदास भाव से जोर से डांटा। डाकू पीला पड़ गया और कांपती आवाज में बोला, 8वां कमांडर मर चुका है। और क्या भी? बिग बॉस की आंखों में एक चमक सी आ गई और उन्होंने डाकू को घूर कर देखा। और तो और, उसकी मौत भी भयानक है। बिग बॉस, मुझे लगता है आपको खुद ही देख लेना चाहिए। डाकू के दांत कांप रहे थे। अभी अभी जो दृश्य उसने देखा था, उसे याद करते ही वह कथनीय भय से भर गया। मुझे वहां ले आओ। बिग बॉस ने गाड़ी बेड़े के लोगों पर गहरी नजर डाली। उसने अपने आदमियों को उन पर नजर रखने का आदेश दिया। फिर वह डाकुओं का एक गिरोह लेकर सीधे मेपल के जंगल की ओर चल पड़ा। जल्द ही बिग बॉस मेपल के जंगल में पहुंच गए और उन्होंने जमीन पर बिखरे टूटे हुए अंगों से सजे क्रिस्टल देखे। हालांकि वे क्रूर थे, फिर भी उनके सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। उनकी नजर उस आवारा पर टिकी थी जो पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके चेहरे पर डर की एक झलक उभर रही थी। धिक्कार है, ये तुम हो? बिग बॉस के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि 8वां कमांडर ऐसा क्यों हो गया है। बिग बॉस तो अपने आप में एक क्रूर व्यक्ति था। उसने तुरंत उस आवारा की तरफ देखा, जहां उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। इस आवारा को अभी मार डालो। डाकू बिग बॉस की पीठ से निकलकर, घोड़ों पर सवार होकर, हाथों में तलवार लिए, पेड़ के नीचे बैठे आवारा की ओर दौड़े। ओह! अचानक कहीं से एक घना काला कोहरा छा गया और ज्यादातर डाकुओं को अपनी चपेट में ले लिया। फिर कोहरे में गड़गड़ाहट होने लगी। यह एक जादूगर है। ये रहस्यमय जादूगर है। जल्दी भागो। यह अजीबोगरीब दृश्य देखकर, धुंध में छिपे नहीं, डाकू तुरंत चीख पड़े और घबराकर पीछे हट गए। यहां तक कि गाड़ियों पर नजर रख रहे डाकुओं ने भी इस भारी शोर को भांप लिया था और ऐसे भागे जैसे उनकी जान पर बनाई हो। हो सकता है कि बहुत कम लोगों ने जादूगर को देखा हो, लेकिन ज्यादातर लोग जादूगर के रहस्य और ताकत के बारे में जानते थे। ये देखकर कि वह आवारा असल में एक रहस्यमयी लेकिन ताकतवर जादूगर था, स्वाभाविक रूप से ये डाकू अब और वहां नहीं रुकना चाहते थे और डर के मारे भाग गए। भागे हुए डाकुओं की तुलना में धुंध में घिरे डाकू उतने भाग्यशाली नहीं थे। धुंध छटने के बाद दर्जनों डाकू अलग अलग मुद्राओं में जमीन पर पड़े थे, उनके चेहरे सूने थे। बिजली की चपेट में आए डाकुओं के जले हुए शरीर बाहर आते ही असहनीय दुर्गंध फैल रही थी। इतनी कमजोर आवारा ने जमीन पर बिखरे डाकुओं के शवों को देखा। वह बहुत शांत लग रहा था, लेकिन मिश्रित भावनाओं से आहें भर रहा था। 9 दिन हो चुके हैं। संक्षारक औषधि का असर अभी भी कम नहीं हुआ है। इसके अलावा इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि यह पूरे शरीर में फैल रही है। मुझे एक शांत जगह ढूंढकर एक मारक औषधि बनाने की कोशिश करनी होगी। यह आवारा मलिन था। वह मेपल के जंगल में पूरे 9 दिन बिता चुका था। वह शुरू में अपनी शारीरिक क्षमता और जमावट औषधि पर निर्भर रहना चाहता था। जब उसका शरीर चलने में असमर्थ हो जाएगा, तो वह कोई और सुरक्षित जगह ढूंढकर औषधि बना लेगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि संक्षारक औषधि का जहर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, बल्कि समय के साथ जहर और भी तेज होता गया। मलिन का मजबूत शारीरिक गुण भी इसमें कोई मदद नहीं कर सका। मंत्रों के अलावा उसके शरीर का 1 इंच भी हिलाना मुश्किल था, औषधि बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। डाकुओं का सबसे बड़ा बॉस तो बस एक तीसरे दर्जे का एलिमेंटल तलवारबाज था। एक बार जब मलिन के डार्क मिस्ट ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, तो चाहे वे कितने भी हों, वे सब एक भ्रम में फंस गए और थंडरबोल्ट नेट ने उन्हें मार डाला। मलिन ने दूर खड़ी गाड़ियों की ओर अपनी निगाहें टिकाईं और उसके मन में विचार आया, शायद ये लोग उसकी मदद कर सकें। पिताजी, डाकू चले गए हैं। युवा लड़की एम्मा ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि डाकू अब नजर में नहीं है, बुदबुदाया। हाँ, वे चले गए। वे एक रहस्यमय और शक्तिशाली जादूगर के साथ मुसीबत में पड़ गए हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने दूर मेपल के जंगल की ओर देखा। आवारा सा दिखने वाला वह आदमी एक रहस्यमय मगर शक्तिशाली जादूगर था। इससे पहले उसने एक बार सुना था कि जादूगर कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा जादूगर नहीं देखा था। अब आखिरकार उसे एक जादूगर देखने का मौका मिला, जहां उसने दर्जनों खूंखार डाकुओं को पल भर में मार गिराया। और तो और, उस जादूगर ने एक मांसपेशी भी नहीं हिलाई। कितना भयानक! जब मलिन की नजर उस पर पड़ी तो चैबलिस चिंता से दब गया। काफी देर बाद चैबलिस ने गहरी सांस ली। उसने एम्मा और उस कुलीन महिला से कहा, चलो चलें। उस जादूगर ने हम सबको बचाया है। हमें उस महाशय का आभार प्रकट करना चाहिए। कुलीन महिला चिंतित दिख रही थी, जबकि एम्मा उत्सुकता से भरी हुई थी। वह अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे पीछे दूर मेपल के जंगल की ओर चल पड़ी। जल्द ही तीनों मेपल के जंगल में पहुंच गए। अनगिनत डाकुओं की लाशें देखकर, खासकर जब हवा में अभी भी असहनीय जलने की गंध फैली हुई थी, तीनों बेहद घबरा गए। आदरणीय सर स्पेलकास्टर, हमारी मदद करने और डाकुओं को मारने के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें बचा लिया। मैं चैबलिस डेकमैन परिवार की ओर से आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हूं, सर। चैबलिस ने औपचारिक शिष्टाचार के प्रतीक के रूप में अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखा।
हालांकि वह जादूगर के प्रति भय से ग्रस्त था, फिर भी उसने मलिन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। मलिन ने अपना सिर उठाया और उसके पीले चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर चैबलिस, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद करना। चैबलिस के चेहरे पर अजीब सा भाव था। मलिन ने अभी अभी अपने हाथों के इशारे से दर्जनों खूंखार डाकुओं को मार गिराया था। अब उसे किस मदद की जरूरत थी? मलिन ने आगे कहा, मुझे एक सुरक्षित जगह चाहिए। सामने वाला डिटास शहर काफी अच्छा है। चैबलिस ने राहत भरी सांस ली। जादूगर को बस एक जगह चाहिए थी। एक व्यापारी के लिए ये तो बहुत आसान था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाशय, निश्चिंत रहें। हम आपके लिए डिटास शहर में एक सुरक्षित और शांत जगह का इंतजाम जरूर करेंगे। कृपया हमारे साथ आइए। हालांकि मलिन हिला नहीं, बल्कि उसने आह भरते हुए कहा, अगर मैं चल सकता हूं, तो क्या मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है? मलिन के ऐसा कहने के बाद उसने अपने पैरों को ढकने वाले कपड़े हटा लिए। तुरंत ही उन्होंने मलिन की जांघ पर भयानक हड्डियां और जंग खा रहा मांस देखा। यहां तक कि चैबलिस, जिसने बहुत कुछ देखा और अनुभव किया था, भी ये दृश्य देखकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। काफी देर बाद चैबलिस को होश आया और उसने जल्दी से मलिन से कहा, श्रीमान, मुझे अपने आदमियों को यहाँ बुला लेने दीजिए और आपको गाड़ी में ले जाने दीजिए। मलिन ने सिर हिलाया। उसने चैबलिस को अपने आदमियों को बुलाने और उसे गाड़ी में बिठाने दिया, जहां से वे धीरे धीरे डिटास शहर की ओर बढ़ते रहे। डॉट 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 सर, ये जगह कैसी रहेगी? यही वो घर है जो मैंने आपके लिए शहर में ढूंढा है। चैबलिस अभी अभी गाड़ियों को डिटास शहर में ले गया था। आराम करने का समय मिलने से पहले ही वह मलिन के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। अंततः उन्होंने एक ऐसा निवास स्थान चुना जो काफी शांत था। मलिन को 4 आदमी उठा रहे थे। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। घर की जांच किए बिना उसने चैबलिस से गहरी आवाज में कहा, ठीक है, मुझे अंदर ले चलो। ठीक है, एम्मा को मेरे लिए बुलाओ। मुझे उसकी जरूरत है। एम्मा। चैबलिस के चेहरे के भाव बदल गए। मलिन की ओर देखते हुए उसने आखिरकार दांत पीसते हुए कहा, सर, एम्मा अभी जवान है। मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढ सकता हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी भी करता, चैबलिस को अपने ऊपर एक ठंडी आभा महसूस हुई। मलिन ने उदास भाव से कहा, मिस्टर चैबलिस, मुझे अपनी बात दोहराने दीजिए। एम्मा को यहीं बुलाए। चैबलिस का चेहरा बार बार बदल रहा था, लेकिन अंततः वह नीचे देखते हुए बाहर चला गया। मलिन जानता था कि चैबलिस ने उसकी बात का मतलब गलत समझा है। अब उसके शरीर में एक मांसपेशी भी नहीं हिल पा रही थी। वह और क्या कर सकता था? हालांकि वह खुद को समझाने में आलस कर रहा था क्योंकि वह एक गंभीर स्थिति में था। अगर उसने अभी औषधि नहीं बनाई, तो शायद वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सर, एम्मा यहाँ है। चैबलिस की आवाज दरवाजे के बाहर गूंजी। एम्मा को अंदर आने दो। चीख। मलिन की बात खत्म होते ही एम्मा ने दरवाजा हल्के से खोला और सावधानी से अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। अध्याय 155, पुनर्निर्माण। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। महोदय, एम्मा काफी सतर्क थी और वह घबराई हुई लग रही थी। मलिन ने आंखें खोलीं। ये देखकर कि यह एम्मा है, वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, एम्मा, मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक औषधि बनाने में मदद करो। औषधि बना रहे हैं? लेकिन मैं नहीं। एम्मा पहले तो उत्तेजित हो गई, लेकिन बाद में उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, चिंता मत करो। सबसे जरूरी बात है ध्यान रखना। मुझे तुम पर विश्वास है और मुझे पता है कि तुम कामयाब हो सकते हो। ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। समय बीत रहा है। मुझे कम से कम समय में औषधि बनानी है। मलिन पहले से ही थोड़ा अधीर था। उसके शरीर में संक्षारक औषधि का जहर तेजी से फैल रहा था। अगर वह अभी विषनाशक औषधि बनाता, तो भी उसे बहुत अच्छा असर हो सकता था। लेकिन अगर वह जहर के पूरी तरह फैलने तक इंतजार करता, तो उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। इसके अलावा वह युवा एमा की मदद इसलिए चाहता था क्योंकि मलिन ने देखा था कि एमा में जादूगर बनने के लिए सबसे बुनियादी गुण था माइंड पावर। एमा की मानसिक शक्ति आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मलिन, एक जादूगर होने के नाते, स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से पहचान गया। इस प्रकार, भले ही एम्मा जादूगरनी न बनी हो, अगर वह औषधि बनाने वाली होती, तो वह दूसरों की तुलना में अधिक एकाग्र होती। जिन लोगों में प्रबल मानसिक शक्ति होती थी, उनमें आमतौर पर कीमिया या औषधियों में असाधारण प्रतिभा होती थी। इसके बाद मलिन ने अपनी अंगूठी से औषधि बनाने में इस्तेमाल होने वाले कांच के बर्तन निकाले। इस खूबसूरत कांच के बर्तन को देखकर एम्मा उत्सुकता से भर गई। मलिन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ये कांच के बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल औषधि बनाने में होता है। इसके बाद मैं तुम्हें औषधि बनाने के सबसे बुनियादी तरीके सिखाऊंगी। मलिन जो औषधि बनाने जा रहा था, वह डार्क मैजिक क्षेत्र में एक आम मारक औषधि थी। इसका नाम भी बहुत सरल था, विषण औषधि। हालांकि संक्षारक औषधि शक्तिशाली थी, यह एक आम विषैली औषधि ही थी। डिटॉक्स पोशन का कोरोडिंग पोशन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद मलिन ने एम्मा को डिटॉक्स पोशन बनाना सिखाना शुरू किया।
उसने सबसे पहले मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके पोषण की सामग्री के अनुपात को सख्ती से नियंत्रित किया। फिर उसने पोषण बनाने के चरणों का सख्ती से पालन किया। भले ही एम्मा पहली बार पोषण बना रही थी और उसकी सफलता दर कम थी, फिर भी अगर वह मेहनत करे तो डिटॉक्स पोषण बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। एक बार जब उसने डिटॉक्स पोषण बना लिया, तो मलिन इस पोषण का उपयोग करके अपने शरीर में कोरोडिन पोषण के प्रभावों को धीरे धीरे खत्म कर सकता था। मलिन ने एम्मा को कई बार औषधि बनाने के चरण ध्यान से सिखाए। उसके बाद एम्मा ने बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए औषधि बनाने के चरणों पर ध्यान केंद्रित किया और औषधि बनाने में जुट गई। आखिरकार यह उसका पहला प्रयास था जब वह औषधि बना रही थी। हालांकि उसके सभी चरण मैट्रिक्स की जरूरतों के अनुसार थे, फिर भी अनुभवहीनता के कारण वह पहली बार में ही असफल हो गई। उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब तक कि यह उसकी 5वीं बार नहीं हो गई। इस बार एम्मा ने आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली। जब उसने डिटॉक्स पोषण मलिन को दिया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है एम्मा, अब तुम्हें बाहर जाना चाहिए, मलिन ने एम्मा को सीधे निर्देश दिया। हालांकि एम्मा ने लगभग 10 घंटे तक औषधि बनाई थी, फिर भी वह काफी ऊर्जावान लग रही थी क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति असाधारण थी। मलिन के कहने के बाद भी वह बाहर जाने से हिचकिचा रही थी। जैसे ही एम्मा दरवाजे की ओर बढ़ी, मलिन झिझकते हुए बोला, रुको। यह एक मन ध्यान मंत्र है। यहाँ बताए गए तरीकों के अनुसार ध्यान करो। मलिन ने उस पर एक मन ध्यान मंत्र फेंका। यह कोई सामान्य ध्यान मंत्र नहीं था, बल्कि एक मध्यवर्ती मन ध्यान मंत्र था जो मलिन को उस समय जादूगलियों से मिला था। एम्मा को पहले कभी किसी जादूगर से सामना नहीं हुआ था। अगर वह ध्यान मंत्र की साधना से अच्छे परिणाम प्राप्त करती है, तो मलिन उसे जादूगर बनने में मदद करने के लिए कुछ मंत्र मॉडल देने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। हालांकि इसके लिए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह ठीक न हो जाए। एम्मा को माइंड मेडिटेशन मंत्र देने के बाद मलिन ने हाथ हिलाकर एम्मा को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। जब कमरे में मलिन अकेला बचा था, तो उसने डिटॉक्स पोषण निगल लिया। कुछ पोषण बाहरी रूप से लगाने पड़ते थे, जबकि कुछ को पीने की जरूरत होती थी, ठीक डिटॉक्स पोषण की तरह। मलिन ने डिटॉक्स पोषण निगलने के बाद अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और चुपचाप प्रभाव पड़ने की प्रतीक्षा करने लगा। 2 घंटे बाद मलिन को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। उसका शरीर पसीने से भीग गया था और उससे एक मोटी, पसीने जैसी गंध आ रही थी। हालांकि जैसे ही पसीना निकला, मलिन को ज्यादा आराम महसूस हुआ। उसकी मानसिक शक्ति उसके शरीर में हो रहे हर बदलाव को महसूस कर रही थी। जैसे ही उसने डिटॉक्स पोषण लिया, मलिन के शरीर में मौजूद कोरोडिन पोषण का जहर पसीने के साथ धीरे धीरे बाहर निकल गया। इससे पता चला कि डिटॉक्स पोषण वाकई असरदार था। ओह, कुछ घंटों बाद मलिन ने एक लंबी सांस ली। आखिरकार उसे अपने शरीर में संक्षारक औषधि के जहर के फैलने की चिंता से मुक्ति मिल गई। कुछ और विषण औषधियां बनाने के बाद वह अपने शरीर से जहर को पूरी तरह से निकाल सकता था। अगले कुछ दिनों में मलिन ने एम्मा को रोजाना एक बार अपने घर आने दिया ताकि वह उसके लिए डिटॉक्स पोषण बना सके। चैबलिस को मलिन के एम्मा को बुलाने की वजह पता चल गई थी, इसलिए वह मलिन के प्रति और भी ज्यादा भावुक हो गया। इस प्रकार लगातार 6 विषण औषधियां लेने के बाद मलिन के शरीर का सारा जहर साफ हो गया था। इसके अलावा वह अपनी बाहें भी थोड़ा सा हिला सकता था। हालांकि जहर साफ हो गया था, मलिन की जांघ से काटा गया मांस कुछ दिनों में ठीक नहीं हो पाएगा। भले ही मलिन की शारीरिक विशेषताएं मजबूत हों और उसकी रिकवरी दर आश्चर्यजनक हो, फिर भी उसकी जांघ को पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। टकराना। एम्मा का दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया। चैबलिस उदास भाव से एम्मा के कमरे में दाखिल हुआ। एम्मा, चैबलिस चिल्लाया, उसके स्वर में क्रोध की झलक थी। एम्मा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने घबरा कर पूछा, पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। इन कुछ दिनों में तुम या तो जादूगर के कमरे में औषधियां बना रहे हो या अपने कमरे में छिपे हुए हो। तुम क्या कर रहे हो? चैबलिस ने अपनी बेटी एम्मा में भी अजीबोगरीब बदलाव देखा। मलिन को औषधियां बनाने में मदद करने के बाद से वह जिंदादिल एम्मा अब किसी और ही इंसान में बदल गई थी। वह अपने कमरे में छिपकर न जाने क्या क्या करने लगी थी। चैबलिस बहुत चिंतित था, इसलिए वह गुस्से में उसके कमरे में घुस गया। हालांकि एम्मा पूरा दिन अपने कमरे में छिपी रही, फिर भी वह काफी ऊर्जावान लग रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी लाली थी और कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। हकलाती हुई एम्मा को देखकर चैबलिस के चेहरे पर एक गहरा रंग छा गया। उसने पूछा, एम्मा, तुम अपने कमरे में क्या कर रही हो? एक लंबे विराम के बाद एम्मा ने गहरी सांस ली और सावधानी से उत्तर दिया, पिताजी, जब मैंने पहली बार जादूगर मलिन को औषधि बनाने में मदद की थी, तो जादूगर मलिन ने मुझे ध्यान मंत्र नामक एक अजीब साधना विधि दी थी। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगी। इसके अलावा ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन बहुत साफ है, इसलिए मैं अपने कमरे में। इसके बाद चैबलिस को शब्द समझ नहीं आए। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर घबराहट सी दिखाई दी। एम्मा, क्या जादूगर मलिन ने सचमुच तुम्हें ध्यान मंत्र दिया था? जादूगर मलिन ने मुझे ये दिया था। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि ध्यान मंत्र क्या होता है?
एम्मा ने जिज्ञासावश अपना सिर झुकाते हुए पूछा। हाँ, ध्यान मंत्र, यही एक रहस्यमयी लेकिन शक्तिशाली मंत्र दृष्टा बनने की कुंजी है। क्या ये संभव नहीं कि आप में मंत्र दृष्टा बनने के गुण हों? कुछ देर रुकने के बाद चैबलिस ने प्रसन्नता से कहा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। एमा, तुम में जादूगर बनने के गुण हो सकते हैं। चलो, जल्दी से मेरे साथ जादूगर मलिन से मिलो। मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। चैबलिस मासूम एम्मा से अलग था। वह अच्छी तरह जानता था कि जादूगर बनने का क्या मतलब होता है। इसलिए, चूंकि एम्मा में ऐसा करने का गुण था, वह उसके लिए इस मौके का फायदा उठाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार जब वह मलिन की छात्रा बन गई, तो एम्मा के लिए जादूगर बनने की संभावना बढ़ गई। इस प्रकार, बिना किसी हिचकिचाहट के, चैबलिस एम्मा को मलिन के घर ले आया। जादूगर मलिन। चैबलिस ने अपने दिल में महसूस हो रहे उत्साह को दबा लिया और हल्के से पुकारा, अंदर आएं। मलिन की आवाज गूंजी, फिर चैबलिस एम्मा को मलिन के कमरे में ले आया। चैबलिस ने मलिन को देखते ही आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया और कहा, जादूगर मलिन, एम्मा को अवसर देने के लिए धन्यवाद। एम्मा आपकी छात्रा बनना चाहती है। कृपया, जादूगर मलिन, उसे अपनी छात्रा बना लें। ये कहकर चैबलिस ने एम्मा को आगे आने का इशारा किया। लाखों सालों में यह एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए चैबलिस इसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। एम्मा के बोलने का इंतजार किए बिना, मलिन ने हाथ हिलाकर शांत स्वर में कहा, मिस्टर चैबलिस, मैं ये तय नहीं कर सकता कि एम्मा स्पेल कास्टर बन सकती है या नहीं। इसके अलावा, मैं तो सिर्फ एक प्रवेश स्तर का स्पेल कास्टर हूँ। मैं अभी किसी भी छात्र को लेने के बारे में नहीं सोचूंगा। मलिन की अस्वीकृति सुनकर चैबलिस के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। जब वह कुछ कहना चाहता था, तो मलिन ने उसे फिर बीच में ही टोक दिया और कहा, हालांकि मैं एम्मा को शिष्य नहीं बनाऊंगा, फिर भी मैं कुछ समय के लिए डिटास शहर में विश्राम करूंगा। इस दौरान, अगर एम्मा के मन में स्पेल कास्टर के बारे में कोई प्रश्न होगा, तो मैं उसका उत्तर दूंगा। वह स्पेल मॉडल का सफलतापूर्वक निर्माण कर पाती है या नहीं और स्पेल कास्टर बन पाती है या नहीं, यह उस पर निर्भर है। मलिन की बात खत्म होने के बाद, हालांकि चैबलिस को लगा कि यह अफसोस की बात है कि मलिन ने एम्मा को अपनी छात्रा के रूप में नहीं लिया, फिर भी उनके पास कुछ समय बचा था। एम्मा का भाग्य पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इस प्रकार, चैबलिस ने फिर से मलिन को प्रणाम किया और एम्मा के साथ मलिन के कमरे से बाहर निकल गया। अगले 2 महीनों में, जब मलिन स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, तो वह अक्सर एम्मा को स्पेल मॉडल के निर्माण के बारे में कुछ सरल ज्ञान समझाता था, ताकि वह धीरे धीरे खुद को इससे परिचित कर सके। हालांकि, ये सब बुनियादी बातें थीं। चाहे वो माइंड पावर हो या स्पेल मॉडल के निर्माण का बुनियादी ज्ञान, ये सब जरूरी थे। अध्याय 156, पैंडोरा दानव क्षमता। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। बीप। विश्लेषण पूरा हो गया। कुल मिलाकर 13,899 गार्जियन मॉन्यूमेंट के स्पेल मॉडल का पुनर्निर्माण किया गया है। मैट्रिक्स ने 10,000 से ज्यादा स्पेल मॉडल्स के पुनर्निर्माण के साथ अपना विश्लेषण पूरा कर लिया था। उस समय, फ्यूरियस फ्लेम के केवल 11,000 स्पेल मॉडल्स ही थे, इसलिए दोनों स्पेल मॉडल लगभग एक जैसे थे। पुनर्निर्मित मंत्र मॉडलों में से, मलिन ने सबसे पहले उच्च संगतता वाले मॉडलों को चुना। इसके बाद, अत्यधिक संगत मंत्र मॉडलों में से, उन्होंने उत्कृष्ट स्थिरता और शक्ति वाले मॉडलों को चुना। मलिन पहले से ही स्पेल मॉडल चुनने की प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे अनुकूलता, स्थिरता और शक्ति पर विचार करना था, इसलिए मलिन को जल्दी ही वह स्पेल मॉडल मिल गया जिससे वह संतुष्ट था। हालांकि, गार्जियन मॉन्यूमेंट, 0 लेवल स्पेल अर्थ गार्ड के साथ कम संगत था, जबकि फ्यूरियस फ्लेम फायरबॉल के साथ कम संगत था। आखिरकार, उनके द्वारा चुने गए स्पेल मॉडल की अर्थ गार्ड के साथ 76% अनुकूलता थी। इसकी स्थिरता भी सभी स्पेल मॉडलों में शीर्ष 30 में थी, जो कि काफी अच्छी बात थी। स्पेल मॉडल चुनने के बाद अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण था। उसे अपनी जागरूकता में मन की शक्ति के साथ जटिल स्पेल मॉडल का अनुकरण करना था। इससे पहले, मलिन असफल रहा था क्योंकि उसकी मन की शक्ति अपर्याप्त थी। इस बार, न सिर्फ मलिन की मानसिक शक्ति दूसरे दर्जे के जादूगर के बराबर पहुंच गई थी, बल्कि उसने डिटास शहर में 1 महीने तक अतिरिक्त ध्यान भी किया था। फ्यूरियस फ्लेम के निर्माण के बाद से उसकी मानसिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। ओह, मलिन ने गहरी सांस ली और अपनी नसों को शांत किया। फिर, उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और गार्जियन मॉन्यूमेंट के स्पेल मॉडल का अनुकरण करना शुरू कर दिया। ह्यूसियस, क्या एबिस फोर्ट ने ओज़मू के लोगों को ढूंढ लिया है? काले वस्त्रधारी जादूगर लियो, जिसने गोल काली टोपी पहन रखी थी, ने शांत स्वर में पूछा। इस समय, जादूगर लियो, जादूगर ह्यूसियस और डार्क मैजिक क्षेत्र के 6ठे स्तर और उससे ऊपर के जादूगर इकट्ठा हो गए थे। वे जंगल में छिपे हुए थे और अपने सामने एक प्राचीन महल को गहराई से देख रहे थे। जादूगर ह्यूसियस ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर महल को घूरते हुए धीरे से कहा, मुझे एबिस किले से खबर मिली है। ओज़मू के लोग कुछ समूहों में बंट गए हैं। उनमें से एक समूह इस महल में है। लेकिन हमें तभी पता चलेगा जब एबिस किले के लोग यहाँ आएंगे। फुश। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, जंगल में तेज हवा का झोंका आया। फिर, पहले से अंधेरा जंगल पल भर में घना अंधेरा हो गया। हे ह्यूसियस, बहुत समय हो गया। अंधेरे जंगल से एक कर्कश आवाज सुनाई दी।
अचानक काले जादूगरों के वस्त्र पहने एक दर्जन जादूगर प्रकट हुए। डार्क मैजिक क्षेत्र के कई छठे स्तर के जादूगर सदमे में थे। उन्हें किसी भी तरह की हलचल का एहसास नहीं हुआ क्योंकि रसातल किले के ये जादूगर यूं ही प्रकट हो गए थे। हालांकि जादूगर ह्यूसियस थोड़ा संयत दिखाई दिया। उसने आगे चल रहे जादूगर पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। हाँ, जादूगर ग्रिज़लो, पिछली बार हम 100 साल पहले मिले थे। रसातल किले के जादूगर 7वें स्तर के जादूगर ग्रिज़लो के नेतृत्व में डार्क मैजिक क्षेत्र के जादूगरों के साथ एकत्र हुए। क्या महल में ओज़मू के कोई लोग हैं? जादूगर लियो का स्वर भारी था और उसने ठंडे स्वर में पूछा। जादूगर ग्रिज़लो ने जादूगर लियो की तरफ एक नजर डाली, फिर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई। उसने धीरे से पूछा, मुझे यकीन है कि यह जादूगर लियो ही है। तुमने डार्कनेस आई विकसित कर ली है। टीएस यहाँ तक कि एबिस फोर्ट के जादूगरों ने भी, जो डार्कनेस प्रकार के मंत्रों में माहिर हैं, डार्कनेस आई विकसित नहीं की। अगर आज ओज़मू से निपटना न होता, तो मैं सचमुच उस पौराणिक डार्कनेस आई से जूझना चाहता। जादूगर ग्रिज़लो एबिस फोर्ट का एक जादूगर था, जो जादूगरों का एक संगठन था और अंधकार प्रकार के मंत्रों में माहिर था। हालांकि एबिस फोर्ट में भी किसी ने कभी भी पौराणिक अंधकार नेत्र विकसित नहीं किया था। इसलिए ग्रिज़लो को स्वाभाविक रूप से जादूगर लियो के अंधकार नेत्र में बहुत रुचि थी। जादूगर लियो के माथे पर खड़ी आंख में एक हल्की लाल रोशनी चमक उठी। जादूगर ग्रिज़लो की ओर देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, रुको, मैं ओज़मू को मार दूंगा। मैं जादूगर ग्रिज़लो को इसका गवाह जरूर बनाऊंगा। जादूगर लियो के स्वर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जादूगर ग्रिज़लो से बिल्कुल भी नहीं डरता था, जो 7वें स्तर का जादूगर था। हे ग्रिज़लो, बकवास बंद करो। इस बार ओज़मू हम पर बहुत घमंड से आया है। मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगे कि वे आसानी से चले जाएं, है ना? जादूगर ह्यूसियस ने अचानक अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, एम्फ, ओज़मू का उल्लेख करते ही जादूगर ग्रिज़लो के मन में हत्या की मंशा का संकेत आ गया। हमें सटीक जानकारी मिली है कि ओज़मू कुछ समूहों में बढ़ गया है। उनके कुछ जादूगर हमारे सामने वाले किले में हैं। एबिस किला और डार्क मैजिक क्षेत्र पहले ताकत जुटाएं और इन लोगों से निपटें। जहां तक बाकी समूहों की बात है, उन्हें स्वाभाविक रूप से अग्निनगर और राख क्षेत्र द्वारा रोक दिया जाएगा। जादूगर ग्रिज़लो ने भारी स्वर में कहा। तो फिर चलो मार डालें। जादूगर लियो के चेहरे पर पागलपन की झलक दिखाई दी और उसका पूरा शरीर मानो सिहर उठा। इस बीच जादूगर ह्यूसियस, जो उसके पीछे खड़ा था, जादूगर लियो को महल की ओर बढ़ते देख रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम्हारे दिल की नफरत दूर हो जाएगी। डूबते सूरज के नीचे वह प्राचीन किला और भी वीरान लग रहा था। इस विशाल महल के बाहर कोई पहरेदार नहीं था। जमीन पर घास रेंग रही थी। यह एक ऐसा किला था जो पहले ही वीरान हो चुका था। महल में रोशनी का एक भी तार नहीं था। बस सीटी बजाती हवा का एक झोंका लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। टकराना, एक जोरदार धमाके के साथ जंग लगे लोहे के गेट को फायरबॉल ने उड़ा दिया। जादूगर लियो आगे आगे चल रहा था और उसके माथे पर खड़ी आंख चौड़ी हो गई थी, जिसमें लाल रोशनी की एक झलक चमक रही थी, जो अंधेरी रात में बेहद डरावनी लग रही थी। जादूगर लियो को जरा भी परवाह नहीं थी। वह सीधा महल में घुस गया। जमीन पर पड़ी घास को देखते हुए जादूगर लियो ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी खड़ी नजर महल को घूरने लगी। फुश, वायु तत्व का एक तीव्र उतार चढ़ाव जादूगर लियो पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ। फिर उसका शरीर महल की ऊपरी मंजिल की ओर उड़ गया। सामान्यतः चौथे स्तर के वायु प्रकार के मंत्र में उड़ने की क्षमता होती थी। 4 तत्वीय मंत्र ढालक के रूप में जादूगर लियो के पास अग्नि प्रकार, वायु प्रकार, पृथ्वी प्रकार और अंधकार प्रकार के मंत्र थे। उसका अंधकार प्रकार का मंत्र विशेष रूप से शक्तिशाली था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अंधकार नेत्र विकसित करने में सक्षम था, जो रसातल किले के जादूगर भी नहीं कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से जादूगर लियो की हरकत ने रसातल किले और डार्क मैजिक क्षेत्र के कई जादूगरों का ध्यान आकर्षित किया था। फिर जादूगर सभी सीधे महल की दूसरी मंजिल की ओर उड़ गए। इस बीच जिनके पास पवन प्रकार का जादू नहीं था, वे भी अपने जादू के औजारों का सहारा लेकर दूसरी मंजिल पर उड़ गए। ये छठे स्तर के जादूगर लियो के पीछे पीछे चल रहे थे और उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे सभी अपने आसपास किसी भी हलचल से सावधान थे। आखिरकार उन्हें ओज़मू के दिग्गज जादूगरों से निपटना था। ओज़मू में लगभग हर जादूगर एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, जहां उसे सामान्य तर्क से समझना मुश्किल था। फुश, अचानक अंधेरे में एक काली रोशनी जादूगर लियो की ओर बिना किसी आवाज के चमकी। जादूगर लियो के माथे पर खड़ी आंख ने हाथ हिलाते हुए लाल रोशनी चमकाए। अनंत पृथ्वी तत्व तुरंत उसके पास इकट्ठा हो गए। अंधेरे में किए गए उस जादू के हमले का जादूगर लियो पर कोई असर नहीं हुआ। अंधकार भंवर, महल के अंदर से एक कर्कश आवाज आई। अंतहीन रात में एक विशाल भंवर सा प्रकट हुआ और जादूगर लियो को सीधे अपनी चपेट में लेने वाला था। डार्कनेस वोटेक्स एक तृतीय स्तरीय मंत्र था। इसकी शक्ति अविश्वसनीय थी और यह किसी भी चीज को निगलने में सक्षम माना जाता था। अंधकार नेत्र, विनाश करो। जादूगर लियो ने भावशून्य होकर अपना जादू चलाया। उसकी अंधेरी आंख से एक रक्त लाल रोशनी निकली।
पल भर में वह विशाल भंवर भेद गया, फिर तेजी से विलीन हो गया। रात फिर से शांत हो गई। स्विश। हालांकि दूसरी मंजिल पर अभी भी घना अंधेरा था, लेकिन जादूगर लियो के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, जो पूरे साल अंधेरे प्रकार के जादू से निपटता था। उसकी मानसिक शक्ति ने साफ तौर पर भांप लिया कि कमरे में दो जादूगर मौजूद थे। एक तीसरे स्तर का जादूगर था, दूसरा चौथे स्तर का। इसके अलावा तीसरे स्तर के जादूगर ने जादूगर लियो को एक सुखद एहसास दिया। अंधकार हृदय। तुम वही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिसके पास रसातल किले में अंधकार हृदय है। रामास। जादूगर लियो ने शांत स्वर में पूछा। वह जानता था कि इस बार भी एबिस किले को भारी नुकसान हुआ है। एक प्रतिभाशाली जादूगर जिसके पास डार्कनेस हॉर्ट था, उसे ओज़मू में शामिल होने के लिए बहकाया गया था। किंवदंतियों में वर्णित अंधकार प्रकार के मंत्रों में अंधकार हृदय और अंधकार नेत्र दोनों ही रसायन विद्या के सबसे विचित्र और सबसे शक्तिशाली उत्पाद थे। ये मंत्र नहीं, बल्कि एक भयानक शक्ति थी जो मंत्रों और रसायन विद्या से उत्पन्न कई यंत्रों से भी अधिक शक्तिशाली थी। ऐसी शक्ति को पेंडोरा दानव क्षमता के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब था कि इसमें दानव जैसी क्षमता थी, न कि मनुष्य जैसी। डार्कनेस हॉर्ट वाले जीनियस ने एबिस फोर्ट को धोखा दिया। ये नुकसान डार्क मैजिक रीजन के अपने पंचतत्वीय जीनियस स्पेल कास्टर क्लेस को खोने के समान था। वह तीसरे स्तर का जादूगर अभी भी शांत था। छठे स्तर के जादूगर लियो का सामना करते हुए उसके चेहरे पर अभी भी गर्व का भाव था। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, ये सही है। मैं रामास हूँ। केवल ओज़मू के साथ मैं सबसे शक्तिशाली जादूगर बन सकता हूँ। तुम्हारे जैसा सामान्य जादूगर हमारी महत्वाकांक्षा को कभी नहीं समझ सकता। हा, ये तो बढ़िया है। हम सब सचमुच विलक्षण प्रतिभावान हैं। रामास, जब तुम ओज़मू वापस आओगे तो तुम भी मेरे जैसे ही शक्तिशाली होगे। एक साधारण छठे स्तर का जादूगर हमसे क्या तुलना कर सकता है? उसके बगल में खड़ा चौथे स्तर का जादूगर वास्तव में जादूगर लियो से बिल्कुल भी नहीं डरता था, जो छठे स्तर का जादूगर था। स्विश। जादूगर लियो की विशाल मानसिक शक्ति ने तुरंत उस चौथे स्तर के जादू कैस पर ताला लगा दिया। अध्याय 157, अंधेरी आंख। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। जमीन पर पड़े दोनों शवों के सिर में उंगली के आकार का एक खूनी छेद था। उनके चेहरों पर सदमे और अनिच्छा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह सोदाम है। उसने 3 साल पहले आइस सिटी को धोखा दिया था और ओज़मू के पास चला गया था। हाँ, ये सोडम है। और हाँ, यह 1 साल पहले भी दिखाई दिया था। तब वह एक छठे स्तर के जादूगर से लड़ रहा था और लड़ाई में उसका पलड़ा भी भारी था। ये वाकई डरावना है। सोडम तो सिर्फ चौथे स्तर का जादूगर है। कुछ जादूगरों ने जमीन पर चौथे स्तर के जादूगर को पहचान लिया। वह जादूगर सोदाम था, जो उस जमाने में आइस सिटी का प्रतिभाशाली जादूगर था। उसने भी आइस सिटी को धोखा दिया था और ओज़मू के पास गया था। इन जादूगरों में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सोदाम बहुत ताकतवर था और एक साधारण छठे स्तर के जादूगर का सामना कर सकता था, लेकिन वह जादूगर लियो के पहले हमले से भी नहीं बच पाया। इसका मतलब था कि जादूगर लियो की डार्कनेस आई वाकई बहुत ताकतवर थी। एबिस फोर्ट के जादूगर ग्रिज़लो ने जमीन पर पड़े रामास के शरीर को जटिल, अंधेरे नजर से देखा। जादूगर ह्यूसियस ने अचानक कहा, जादूगर ग्रिज़लो, जादूगर लियो ने एबिस किले में प्रतिभा को मार डाला है। जादूगर ह्यूसियस के अपनी बात पूरी करने से पहले ही ग्रिज़लो ने जादूगर ह्यूसियस को बीच में ही रोक दिया था, क्योंकि वह समझ गया था कि जादूगर ह्यूसियस क्या कह रहा है। इस तरह उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब से रामास ने एबिस फोर्ट को धोखा दिया है, वह अब हम में से नहीं रहा। इतना कहने के बाद ग्रिज़लो ने जादूगर लियो की ओर गंभीरता से देखा और कहा, डार्कनेस आई पौराणिक पेंडोरा दानव क्षमता से इससे कम की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब इसे जादूगर लियो की क्षमता के साथ क्रियान्वित किया जाता है, तो ये 7वें स्तर के जादूगर की शक्ति के करीब पहुंच जाती है। यद्यपि जादूगर ग्रिज़लो पहले महल में नहीं घुसा था, लेकिन उसकी माइंड पावर ने जादूगर लियो की गतिविधियों को देखा था, जहां डार्कनेस आई ने 2 मजबूत प्रतिभाशाली स्पेल कास्टर्स को आसानी से खत्म कर दिया था, यहां तक कि वह भी इस दृश्य को देखकर हैरान था। अंधेरे नेत्र की शक्ति कुछ प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वर्णन से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थी। सिर्फ 2, ये सही नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से ओज़मू का एक और मजबूत जादूगर होना चाहिए। जादूगर ग्रिज़लो ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। बूम! अचानक आग की लपटों का एक सागर उन पर टूट पड़ा और पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा ये लपटें असाधारण थीं, ये चटक लाल नहीं, बल्कि सफेद लपटें थीं। गर्मी की बजाय इससे ठंडक का एहसास हो रहा था। ठंडी लौ। भले ही वहां मौजूद जादूगर छठे स्तर या उससे ऊपर के थे, फिर भी उन सभी को यह अजीब लगा। हालांकि उसी समय केवल 2 7वें स्तर के जादूगरों ने अपने हाव भाव बदले। वे चिल्लाए, जल्दी से यहां से चले जाओ। यह 0 डिग्री आइस फ्लेम है। धिक्कार है। यह ओसियस होगा। यह पागल यहां क्यों है? 7वें स्तर के दोनों जादूगरों ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे। जैसे ही उन्होंने क्रमशः अपने रक्षात्मक मंत्रों का जाप किया, उनकी त्वचा की सतह पर तुरंत ही समृद्ध पृथ्वी तत्व प्रकट हो गया। 0 डिग्री आइस फ्लेम एक 7वें स्तर का मंत्र था।
किसी भी 7वें स्तर के मंत्र का निर्माण और निर्माण स्वयं मंत्रवाचक द्वारा किया जाना आवश्यक था। वहीं 0 डिग्री आइस फ्लेम ओज़मू के एक मंत्रवाचक ओसियस द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र था जो इस अद्भुत मंत्र के कारण प्रसिद्ध हुआ। वह बर्फ प्रकार के मंत्र के कुछ गुणों को अग्नि प्रकार के मंत्र में समाहित करने में सक्षम था और साथ ही मंत्रों की भयानक शक्ति को बनाए रखने में भी सक्षम था। केवल ओज़मू जैसे अथाह प्रतिभाशाली जादूगर ही ऐसा मंत्र रच सकते थे। जब कोई मंत्र 7वें स्तर पर पहुंच जाता था तो यह मंत्र निर्माता की मंत्रों की समझ पर निर्भर करता था। मंत्र निर्माता की समझ जितनी गहरी होती वह उतना ही शक्तिशाली मंत्र रच सकता था। इसके अलावा कोई भी 7वें स्तर के मंत्र के साथ लगभग कुछ भी कर सकता था, जिसमें बर्फ प्रकार के मंत्र के गुणों को अग्नि प्रकार के मंत्र में बदलना भी शामिल था। 0 डिग्री आइस फ्लेम का उदाहरण लीजिए, यह एक अग्नि प्रकार का मंत्र था लेकिन इसमें बर्फ प्रकार के मंत्र के गुण थे। इसकी शक्ति की बात करें तो यह और भी भयानक था। महल में प्रवेश करने वाले सभी जादूगर 6ठे स्तर के जादूगर थे। हालांकि वे अपने आसपास के वातावरण के प्रति बेहद सतर्क थे, फिर भी ये बर्फीली लपटें अचानक उन पर गिर पड़ीं। इस प्रकार अभी भी 2 जादूगर ऐसे थे जो अपना रक्षात्मक जादू नहीं कर पाए। अंत में वे तुरंत बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए। इसके अलावा वे क्रिस्टल सफेद लौ में जल रहे थे जिससे दूसरों की त्वचा सिहर रही थी। दोनों ने रक्षात्मक वस्त्र पहने थे लेकिन वे वस्त्र 0 डिग्री बर्फ की ज्वाला का सामना नहीं कर सके। इसलिए 6ठे स्तर के 2 शक्तिशाली जादूगर सीधे जलकर राख हो गए। धिक्कार है, जल्दी से महल से निकल जाओ। जादूगर ग्रिज़लो के चेहरे पर पागलपन की एक झलक उभर आई। जैसे ही दोनों मृत जादूगर रसातल किले से आए उसके चेहरे पर एक ठंडी हत्या की भावना छा गई। एक क्षण में उसने 2 छठे स्तर के जादूगरों को खो दिया। ये पूरे एबिस किले के लिए एक बड़ी क्षति थी। स्विश स्विश स्विश। जादूगर लियो, जादूगर ह्यूसियस और जादूगर ग्रिज़लो को छोड़कर बाकी 6ठे स्तर के जादूगर महल छोड़कर जा चुके थे। सभी अपने आसपास के माहौल से वाकिफ थे और सतर्क थे। ओसियस, अपने आप को प्रकट करो, तुम आज भाग नहीं सकते। जादूगर ग्रिज़लो महल की ओर चिल्लाया। उसकी मानसिक शक्ति ने पूरे महल में बेतहाशा खोजबीन की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भाग जाऊं, बहुत समय हो गया जब कोई मुझे भगा सका था। अचानक एक दूर से आह की आवाज उन तक पहुंची। कमरे के बाहर अंधेरे से सफेद वस्त्र पहने एक खूबसूरत आदमी धीरे धीरे अंदर आया। वह लगभग 20 साल का लग रहा था लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत का जरा भी एहसास नहीं था। दरअसल उसकी आंखें असीम गहराई से भरी थीं। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने काले दिखने वाले जादूगर ग्रिज़लो की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर जादूगर लियो पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, जादूगर लियो, हम फिर मिले हैं। जादूगर लियो के चेहरे के भाव बदल गए, जो उसके लिए पहली बार था। थोड़ा सा मुड़े हुए चेहरे के साथ उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ओसियस, तो ये सचमुच तुम हो? ये सही है, मैं ही हूँ। उस समय तुम्हारा भाई रेडोर ओज़मू से जुड़ना चाहता था। क्या मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया? तुमने खुद अपने भाई को मार डाला। लेकिन अब मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है। उस समय तुम्हारे भाई की प्रतिभा वाकई हैरान करने वाली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम ही असली प्रतिभा हो। तुमने सचमुच पौराणिक डार्कनेस आई विकसित की है और उसे इतने ऊंचे स्तर तक निखारा है। ओसियस मुस्कुराया, लेकिन जादूगर लियो का आभामंडल और भी प्रचंड हो गया था। उसका पूरा अस्तित्व तत्वों के आंदोलन को मुश्किल से दबा पा रहा था। उसके बगल में खड़े जादूगर ह्यूसियस के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये तो बुरा हुआ। जादूगर लियो के दिल में रेडोर हमेशा के लिए वर्जित विषय रहा है। इस बार उनकी मुलाकात ओसियस से हुई जिसने रेडोर को ओज़मू के साथ आने का न्योता दिया। मुझे डर है कि जादूगर लियो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जादूगर ह्यूसियस को इस बात का पता था। उस समय ओज़मू ने रेडोर को बहकाया और जादूगर लियो उसे रोकने गया। आखिरकार उसने अपने हाथों से रेडोर को मार डाला। ये जादूगर लियो का उल्टा तराजू था, इसे कोई छू नहीं सकता था। बूम! जैसी कि उम्मीद थी, जादूगर लियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया। उसने तुरंत 6ठे स्तर का एक भयंकर मंत्र सियरिंग ब्लेज का जाप किया। पल भर में कमरे में एक भयंकर ज्वाला भड़क उठी। इस ज्वाला की भयानक शक्ति ने महल की मजबूत दीवारों को पिघला दिया था। साफ देखा जा सकता था कि महल तेजी से ढह रहा था। जाना, जादूगर ह्यूसियस और जादूगर ग्रिज़लो ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे महल छोड़ दिया। ये काफी नहीं है, 6ठे स्तर का मंत्र बहुत कमजोर है। अपना डार्कनेस आई चलाओ। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पौराणिक डार्कनेस आई वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। ओसियस ने अपना हाथ उठाया और ठंडी हवा ने तुरंत ही आग के एक बड़े क्षेत्र को बुझा दिया। गड़गड़ाहट, महल पल भर में ढह गया। 6ठे स्तर के जादू की विनाशकारी शक्ति भयावह थी। सौभाग्य से यह एक सुनसान इलाका था। किसी को नहीं पता था कि यह महल कब से वीरान पड़ा था। वरना कोई नहीं जानता था कि उनके जादू से कितने लोग घायल होंगे। चौथे स्तर का जादूगर अकेले ही एक मजबूत सैन्य किले को नष्ट करने की क्षमता रखता था। 6ठे स्तर के जादूगर की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा ओसियस 7वें स्तर का एक भयानक जादूगर था। हालांकि महल ढह गया था, जादूगर लियो और ओसियस दोनों हवा में उड़ रहे थे।
हवा में एक दूसरे का सामना करते हुए उनके शरीर पर वायु तत्व के उतार चढ़ाव की झलक दिख रही थी। जादूगर ह्यूसियस और जादूगर ग्रिज्लो, जादूगर लियो और जादूगर ओसियस दोनों को घूर रहे थे जो हवा में थे। जादूगर ह्यूसियस ने अचानक भारी स्वर में कहा, जादूगर ग्रिज्लो, जादूगर लियो तो बस छठे दर्जे का जादूगर है। भले ही उसने डार्कनेस आई विकसित कर ली हो, फिर भी मुझे डर है कि वह ओसियस के सामने टिक नहीं पाएगा। जादूगर ग्रिज्लो ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, बुजुर्ग। हालांकि तुम और मैं पहले भी लड़ चुके हो, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओज़मू का सामना करते हुए हमें साथ रहना होगा। मुझे यकीन है तुमने ओसियस के बारे में सुना होगा। उसने एक बार 7वें स्तर के जादूगर को मार डाला था। हे, अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो हम एक के बाद एक उससे हारते ही रहेंगे। अच्छा, चलो करते हैं। डार्क मैजिक क्षेत्र और एबिस फोर्ट के 7वें स्तर के जादूगर स्पष्ट रूप से ओसियस के साथ लड़ाई से डरे हुए थे, इसलिए वे पीछे नहीं हटे और दोनों ने जल्दी से अपने मंत्रों का प्रयोग किया। बर्फ की चरम सीमा। 18 साल बिताने के बाद मैंने जो नया मंत्र गढ़ा है, वह है ग्लेशियल बाउंड्री। ह्यूसियस ने अपना मुरझाया हुआ हाथ बढ़ाकर दूर खड़े ओसियस की ओर इशारा किया। तुरंत ही ओसियस पर बर्फ के छल्ले की तरह सफेद क्रिस्टलों की एक परत छा गई। इसके अलावा सफेद छल्लों से ढकी जगह जमने लगी। यह कोई साधारण ठंड नहीं थी, बल्कि यह एक भयावह दौर था जो पहाड़ों, झरनों और नदियों को भी जमा सकता था। हर बार बर्फ के क्रिस्टल की परतें तेजी से ओसियस की ओर बढ़ रही थीं। बर्फ जैसा जादू। ह्यूसियस, इतने सालों में भी तुम में कोई सुधार नहीं आया। अगर तुम 7वें स्तर के जादूगर भी बन गए, तो भी तुम इतने साधारण ही हो। क्या तुम इसे बर्फ की चरम सीमा कहते हो? ओसियस का चेहरा उपहास से भर गया। इसके बाद उसकी उंगलियों से एक सफेद लौ निकली। ये पहले वाली 0 डिग्री बर्फ की लौ थी। हिस हिस हिस। अध्याय 158 सफलतापूर्वक निर्मित। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। डिटास शहर में मलिन ने चैबलिस को निर्देश दिया कि वह किसी को भी उसे परेशान करने से रोके। मलिन ने अपने कमरे में प्रथम स्तरीय मंत्र के निर्माण का अंतिम चरण शुरू किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति से मंत्र मॉडल का अनुकरण किया। मैट्रिक्स द्वारा पुनर्निर्मित प्रथम स्तरीय मंत्र, गार्जियन मॉन्यूमेंट का मंत्र मॉडल, उस समय के फ्यूरियस फ्लेम जितना ही जटिल था। इससे पहले मलिन की मानसिक शक्ति दूसरे स्तर तक नहीं पहुंची थी। 6 स्तर के मंत्रों ने उसकी आधी मानसिक शक्ति पहले ही खर्च कर दी थी। इसलिए जब उसने उग्रज्वाला का निर्माण किया, तो यह कार्य बहुत ही जबरदस्ती का था, इसलिए वह अंततः सफल रहा। अगर उसके पास सिर्फ 4 स्तरीय मंत्र होते, तो शायद अब तक वह प्रथम स्तरीय मंत्र सफलतापूर्वक बना चुका होता। हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। अगर वह प्रथम स्तरीय जादूगर बन पाता, तो 6 तत्वों वाले जादूगर के रूप में उसकी शक्ति में काफी सुधार होता और उसकी क्षमता भी बढ़ जाती। यह एक साधारण जादूगर से कहीं ज्यादा था। यदि यह पहले 0 स्तर का मंत्र था, तो मलिन इसे अपनी जागरूकता में माइंड पावर के साथ 2 या 3 घंटों में अनुकरण कर सकता था क्योंकि मंत्र मॉडल बहुत जटिल नहीं था। हालांकि फ्यूरियस फ्लेम या गार्जियन मॉन्यूमेंट दोनों ही स्पेल मॉडल की जटिलता 0 स्तरीय स्पेल से कहीं ज्यादा थी। मलिन की मानसिक शक्ति अब उस जटिल स्पेल मॉडल का थोड़ा थोड़ा करके अनुकरण कर रही थी। गार्जियन मॉन्यूमेंट का स्पेल मॉडल मलिन के मन में एक त्रिआयामी छवि की तरह था। वह घना और पतली रेखाओं से भरा हुआ था। उसे देखते ही चक्कर आ जाता। अपनी चेतना में उसका अनुकरण करने की तो बात ही छोड़िए। अगर मलिन को मैट्रिक्स की मदद न मिलती, तो इतने जटिल स्पेल मॉडल का पुनर्निर्माण असंभव था। मलिन खुद को अच्छी तरह जानता था। एक स्पेल कास्टर के रूप में उसकी प्रतिभा, चाहे वह मानसिक शक्ति हो या स्पेल मॉडल का निर्माण, कमजोर थी। मैट्रिक्स की बदौलत वह किसी और से एक कदम आगे बढ़ पाया और अब सफलतापूर्वक एक मजबूत 6 तत्वीय स्पेल कास्टर बन गया था। 1 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। पूरा दिन बीत गया और मलिन अभी भी गार्जियन मॉन्यूमेंट के स्पेल मॉडल का अनुकरण कर रहा था। पिछली बार जब उसने फ्यूरियस फ्लेम के स्पेल मॉडल का अनुकरण किया था, तो उसकी मानसिक शक्ति मुश्किल से टिक पा रही थी, इसलिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार मलिन की मानसिक शक्ति दूसरे स्तर के स्पेल कास्टर के बराबर पहुंच गई थी। इतनी प्रबल मानसिक शक्ति के साथ उसे 2-3 दिन तक स्पेल मॉडल का अनुकरण करने पर भी थकान महसूस नहीं होती। बूम! अचानक मलिन से हर उठा। उसकी मनःशक्ति से जटिल संरक्षक स्मारक का मंत्र मॉडल सफलतापूर्वक अनुकरण किया गया था। अचानक उसके मन में एक तूफान आया और अनंत पृथ्वी तत्व उसके चारों ओर बेतहाशा इकट्ठा होने लगे। एक बार मंत्र मॉडल बन जाने के बाद, यह स्वतः ही तत्वों को अवशोषित कर लेगा और जादुई शक्ति संचित कर लेगा। अगर वह जादुई शक्ति का संचय बढ़ाना चाहता, तो बेशक वह कीमती तात्विक क्रिस्टल पत्थरों का इस्तेमाल कर सकता था। मलिन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिरकार मैंने कर दिखाया। मैंने सफलतापूर्वक एक प्रथम स्तरीय मंत्र बना लिया है। हालांकि उसने केवल एक प्रथम स्तरीय मंत्र ही रचा था, यह मलिन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रथम स्तरीय मंत्र 0 स्तरीय मंत्र से बिल्कुल अलग होता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर था। हालांकि मलिन अभी भी गार्जियन मॉन्यूमेंट के स्पेल मॉडल में हो रहे बदलावों पर बारीकी से नजर रख रहा था।
गार्जियन मॉन्यूमेंट के स्पेल मॉडल में पृथ्वी के तत्वों के बेतहाशा संचय के साथ साथ जादुई शक्ति भी तेजी से जमा हो रही थी। जल्द ही मलिन गंभीर हो गया क्योंकि उसने प्रथम स्तरीय मंत्र गार्जियन मॉन्यूमेंट के निर्माण के कारण अपनी जागरूकता में सभी मंत्र मॉडलों के बीच असंतुलन देखा। गार्जियन मॉन्यूमेंट को छोड़कर उसके बाकी मंत्र अभी भी शून्य स्तरीय मंत्र थे। इससे उसकी जागरूकता में मंत्र मॉडलों के बीच क्षणिक असंतुलन पैदा हो सकता था। अगर यह अस्थायी ही होता तो भी ठीक रहता। अगर ये दीर्घकालिक असंतुलन होता और गंभीर मामलों में होता तो कुछ शुरुआती मंत्र मॉडल बिखर सकते थे। यही कारण था कि कई मंत्र काज करने वालों ने उसे सलाह दी थी कि जैसे ही उसने अपना पहला उन्नत मंत्र सफलतापूर्वक बनाया, वह अन्य उन्नत मंत्र मॉडल भी बना ले। मलिन को गार्जियन मॉन्यूमेंट के स्पेल मॉडल में मौलिक क्रिस्टल पत्थरों से जादुई शक्ति बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अभी भी स्पेल मॉडल के निचले हिस्से का निरीक्षण कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, एक स्लेटी रंग की क्षैतिज पट्टी दिखाई दी। इसका मतलब था कि 3 साधारण मंत्रों के बाद भी वह भी उस मंत्र का एक मजबूत संस्करण डाल सकता था। मलिन को अपने पहले स्तर के मंत्र का निर्माण करने से पहले डर था कि उसका प्रबलन प्रभाव गायब हो जाएगा। ये जानकर कि वह अभी भी मौजूद है, उसने राहत की सांस ली। इसके बाद मलिन ने एक पृथ्वी तत्व क्रिस्टल पत्थर के साथ जादू मॉडल में जादुई शक्ति के संचय की दर को तेज करना शुरू कर दिया। ... एक और महीना बीत गया। मलिन आखिरकार अपने कमरे से बाहर आ गया। वह पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि अब उसके पास एक प्रथम स्तरीय मंत्र है। उसने प्रथम स्तरीय जादूगर बनने के लिए एक ठोस आधार तैयार कर लिया था। जादूगर मलिन, तुम अंततः अपने कमरे से बाहर आ गए। चैबलिस रोज मलिन के कमरे के बाहर टहल रहा था। जब उसने देखा कि मलिन उसके कमरे से बाहर चला गया है, तो वह तुरंत उसके पास गया। ओह मिस्टर चैबलिस, क्या बात है? पिछले महीने मलिन गार्जियन मॉन्यूमेंट के स्पेल मॉडल के लिए एलिमेंटल क्रिस्टल स्टोन से जादुई शक्ति जमा कर रहा था। गार्जियन मॉन्यूमेंट की जादुई शक्ति अब उसे एक बार में 30 बार जादू करने में मदद कर सकती थी। साधारण युद्ध के लिए यह पर्याप्त होता, इसलिए मलिन ने जादुई शक्ति का संचय रोक दिया। आखिरकार जादुई शक्ति का संचय कम समय में पूरा नहीं हो सकता था। हालांकि उसके पास पर्याप्त तात्विक क्रिस्टल पत्थर थे, फिर भी वह उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। एक साथ 30 कास्ट छोड़ना आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त था। स्पेल मॉडल लंबे समय तक जादुई शक्ति संचित कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे फायरबॉल और फ्रॉस्ट, जिन्हें मलिन ने शुरुआत में ही बना लिया था। वे वास्तव में अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गए थे, जहां वह एक साथ लगभग 90 जादू कर सकता था। प्रत्येक स्पेल मॉडल की अपनी जादुई शक्ति की अधिकतम क्षमता थी। हालांकि वह केवल 100 से भी कम कास्ट कर सकता था, ये संख्या पहले से ही काफी भयावह थी। एक सामान्य शून्य स्तरीय मंत्र की अधिकतम क्षमता केवल लगभग 30 कास्ट थी, जबकि अधिक शक्तिशाली मंत्रों की क्षमता संभवतः 40 से 50 कास्ट होती। इस बीच मलिन के मंत्र की अधिकतम क्षमता लगभग 100 कास्ट थी, और यह सब मैट्रिक्स की बदौलत था। उसके द्वारा निर्मित सभी स्पेल मॉडल उत्कृष्ट थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उन अन्य मॉडलों से अधिक शक्तिशाली थे जिनकी गणना अन्य स्पेल कास्टर्स द्वारा मैन्युअल रूप से की जाती थी। चैबलिस को स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं था कि मलिन के मन में कई विचार आ रहे थे। उसने मलिन को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, बात यह है कि डिटास शहर के सर बैरन को पता चला है कि जादूगर मलिन यहाँ है, इसलिए वह आपसे मिलना चाहता था। अगर आप... अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मलिन के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने चैबलिस की तरफ तीखी नजर डाली। उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुमने जानकारी लीक की? चैबलिस को तुरंत ठंड का एहसास हुआ और उसने अपने दिल की बेचैनी को दबाते हुए तुरंत इनकार कर दिया। नहीं नहीं, जादूगर मलिन, आपने गलत समझा है। यह मैं नहीं हूँ। ये डिटास शहर के शूरवीरों की टुकड़ी है। उन्हें मेपल के जंगल में कई डाकुओं की लाशें मिली थीं। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला है। मुझे माफ कर दो, जादूगर मलिन। मलिन ने भौहें चढ़ाईं। चैबलिस एक व्यापारी था, इसलिए यह मामला कमोबेश उससे जुड़ा था। परोक्ष रूप से वह अपनी सुरक्षा के लिए मलिन की जादूगरनी वाली पहचान पर निर्भर रहना चाहता था। मलिन को इन बातों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने हाथ हिलाकर कहा, मैं उससे नहीं मिलूंगा। मैं जल्द ही डिटास शहर छोड़ दूंगा। मेरे लिए एम्मा को बुलाओ। कुछ देर रुकने के बाद मलिन की नजर फिर से चैबलिस पर पड़ी। उसने फिर से ठंडे स्वर में कहा, चैबलिस, काश ऐसा मामला सिर्फ एक बार ही हुआ होता। चैबलिस ने झट से सिर हिला दिया। वह जानता था कि मलिन ने उसके मन की बात समझ ली है। हालांकि वह जानता था कि मलिन जल्द ही डिटास शहर छोड़ देगा, फिर भी वह मलिन के निर्देशानुसार एम्मा को बुलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद चैबलिस एम्मा को मलिन के कमरे में ले आया। मलिन की मानसिक शक्ति एम्मा से टकराए और उसे भी इसका एहसास हुआ, इसलिए वह बेचैन हो गई। मलिन ने जब एम्मा की माइंड पावर की जांच की, तो उसे तुरंत उसकी वर्तमान माइंड पावर का पता चल गया। दरअसल उसमें एक जादूगर बनने की अच्छी क्षमता थी। हालांकि वह प्रथम स्तरीय जादूगर बनने से बहुत दूर थी, फिर भी उसके लिए 1 या 2 शून्य स्तरीय मंत्र बनाना काफी था। मिस्टर चैबलिस, आपको पहले बाहर जाना चाहिए। मुझे एम्मा से कुछ कहना है। चैबलिस ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। उसने सभी को मलिन के कमरे के पास न आने का निर्देश दिया।
चैबलिस के जाने के बाद मलिन ने एम्मा की तरफ देखकर मुस्कुराया। एम्मा, क्या तुम जादूगरनी बनना चाहती हो? जादूगर, आपकी तरह, सर, एक मजबूत क्षमता पाने के लिए। मलिन ने सिर हिलाया। ये सही है। अगर आप चरण दर चरण स्पेल मॉडल बनाते रहेंगे तो आप भी मेरी तरह ताकतवर बन सकते हैं। एम्मा की निगाहों में उसका उत्साह साफ झलक रहा था। फिर उसने जवाब दिया, अगर मैं उन डाकुओं को हरा सकूं और अपने माता पिता की रक्षा कर सकूं, तो मैं एक जादूगरनी बनना चाहती हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। मलिन मुस्कुराए। इस भोली भाली लड़की को अभी भी समझ नहीं आया था कि एक जादूगर वाकई कितना ताकतवर होता है। अगर वह जादूगर बन भी गई, तो एक प्रवेश स्तर का जादूगर भी उन डाकुओं से कहीं ज्यादा ताकतवर था। एम्मा की दृढ़ निश्चयी आंखों को देखकर मलिन को ऐसा लगा जैसे वह ब्लैकवाटर सिटी वापस आ गया हो। जब उसे वृद्धा अत की मंत्र पुस्तिका मिली, तो उसने पूरे दिल से एक जादूगर बनने की इच्छा जताई और अपने परिवार के बारे में गहराई से सोचा। जादूगर बनना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको जादू मॉडल बनाना सीखना होगा। मलिन इस युवती को एक मौका देने के लिए तैयार हो गया। जैसे बुजुर्गत ने मलिन के साथ अंगूठी छोड़ी थी, बुजुर्गत ने भी शायद आवेग में ऐसा किया होगा। इस बार भी मलिन वैसा ही था। ये देखकर कि एम्मा में जादूगरनी बनने के गुण हैं। अध्याय 159, बहुत समय हो गया। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। एक गाड़ी चौड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में मलिन की आंखें बंद थीं। वह एक पल के लिए ध्यान कर रहा था और अपनी चेतना में मंत्र मॉडलों की जांच कर रहा था। डिटास शहर छोड़े हुए उसे कुछ दिन हो गए थे। गार्जियन मॉन्यूमेंट का स्पेल मॉडल ठीक लग रहा था। यह अब भी हमेशा की तरह जादुई शक्ति को अवशोषित और संचित कर रहा था। इस बीच गार्जियन मॉन्यूमेंट के नीचे एक और स्पेल मॉडल था, शून्य स्तरीय पृथ्वी प्रकार का स्पेल, अर्थ गार्ड। हालांकि जादूगरों ने ज्यादा उन्नत जादू मॉडल बनाए थे, लेकिन शुरुआती जादू मॉडल उनकी चेतना से गायब नहीं होते थे। इस प्रकार मलिन की चेतना में पृथ्वी रक्षक का जादू मॉडल अभी भी धीमी गति से ही सही जादुई शक्ति संचित कर रहा था। अर्थ गार्ड अपनी अधिकतम क्षमता तक नहीं पहुंचा था, लेकिन गार्जियन मॉन्यूमेंट के स्पेल मॉडल ने अधिकांश पृथ्वी तत्वों को अवशोषित कर लिया था। स्पेल मॉडल के उन्नत होने पर तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ती गई। शुरुआती स्पेल मॉडल हर बार केवल थोड़ी जादुई शक्ति ही अवशोषित कर पाता था, इसलिए अर्थ गार्ड निकट भविष्य में जादुई शक्ति की अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाएगा। प्रकाश सिटी कितनी दूर है? मलिन ने पर्दा उठाया और गाड़ीवान से पूछा। यह आदमी पहले चैबलिस का नौकर था, लेकिन मलिन के शहर छोड़ने से पहले चैबलिस ने गाड़ी और उसका ड्राइवर उसे दे दिया। ड्राइवर ने भौगोलिक स्थिति देखी, फिर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, ज्यादा दूर नहीं। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे और तब तक हम प्रकाश नगर पहुंच जाएंगे। मलिन ने सिर हिलाया। हालांकि उसे प्रकाश नगर छोड़े हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था, फिर भी उसने बहुत कुछ अनुभव किया था, शुरुआत में एक नौसिखिया जादूगर से लेकर अब एक 6 तत्वीय जादूगर तक। उसने अपना पहला प्रथम स्तरीय मंत्र भी सफलतापूर्वक रच लिया था। डार्क मैजिक क्षेत्र में शामिल होने के बाद इस वर्ष में जो कुछ भी घटित हुआ था, उसके बारे में जब मलिन ने सोचा तो उसे वह सब अकल्पनीय लगा। इसके बाद मलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करना जारी रखा। ... 2 घंटे बाद मलिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी मानसिक शक्ति गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क के किनारे जंगल की ओर बढ़ गई। स्वूश स्वूश स्वूश। मलिन की मानसिक शक्ति के नियंत्रण में आग के गोले हवा से प्रकट होकर तेजी से जंगल में उड़ गए। ... कप्तान, हमारे सामने एक गाड़ी है। एक आदमी जो चमकदार कवच पहने हुए था, जंगल में धीरे से सूचना दे रहा था। कैप्टन ने सिर हिलाया। उसका पीछा करो, उन्हें डराओ मत। हमें जो आदेश मिला है, वह है प्रकाश नगर में आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखना। किसी को भी बाहर मत छोड़ना, चाहे वह कोई भी हो। हाँ, कप्तान। वह बख्तरबंद आदमी मुड़कर जाने ही वाला था कि उसमें थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई दी। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, कैप्टन, क्या हमारा शहर, लेबिस शहर, प्रकाश शहर से युद्ध शुरू करेगा? कप्तान के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी निगाहें उग्र हो गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या यही पूछना है? जल्दी से उस गाड़ी पर नजर रखो। बख्तरबंद आदमी ने झट से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, दूर से अचानक कुछ जलते हुए आग के गोले दिखाई दिए। ये आग के गोले अविश्वसनीय गति से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। कप्तान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सके, अच्छा नहीं है। यह एक जादूगर है, भागो। ये कहते ही कप्तान ने अचानक एक ठंडी आभा बिखेरी। वह स्पष्ट रूप से एक तृतीय स्तरीय मौलिक तलवारबाज था। हालांकि जंगल में प्रवेश करते ही मुट्ठी भर आग के गोले फट गए। बूम! 10 आग के गोलों का विस्फोट भयानक था। जंगल में छिपे हुए तत्व तलवारबाज तुरंत ही उस भयंकर ज्वाला में घिर गए। ... गाड़ी में मलिन शांत लग रहा था। बाहर बैठे गाड़ीवान ने भी कोई भाव प्रकट नहीं किया। डिटास शहर में चैबलिस ने उसे बताया था कि अब वह जिस व्यक्ति का पीछा करेगा, वह एक रहस्यमयी लेकिन शक्तिशाली जादूगर है। गति बढ़ाओ और जितनी जल्दी हो सके प्रकाश सिटी पहुंचो। मलिन ने गाड़ी के दोनों ओर जंगल को भौहें चढ़ाकर देखा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रकाश नगर में ऐसा क्या हो गया है कि इतने सारे एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन प्रकाश नगर में आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। गाड़ी की गति बढ़ने लगी और मलिन को लगा कि गाड़ी में धक्के बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रकाश नगर में जो हुआ था उसे लेकर वह ज्यादा चिंतित था। यद्यपि ये केवल 1 घंटे की छोटी यात्रा थी, मलिन ने पहले ही एलिमेंटल तलवारबाजों के कुछ समूहों को देख लिया था जो रास्ते में जंगल में छिपकर बैठे थे। मलिन ने इन एलिमेंटल तलवारबाजों को भी नहीं बख्शा और उन्हें आग के गोले से मार डाला। विल्सन परिवार प्रकाश नगर में था और वह किसी को भी उन्हें धमकाने की इजाजत नहीं देता था। सर मलिन, हम प्रकाश सिटी पहुंच गए हैं। अचानक गाड़ीवान की आवाज मलिन तक पहुंची। आश्चर्यचकित होकर उसने जल्दी से पर्दा उठाया और जाना पहचाना प्रकाश नगर नजर आया। 1 साल, पूरा 1 साल। जब मलिन पहली बार गया था तो उसने सोचा था कि वह लगभग 1 दशक बाद ही वापस आएगा। डार्क मैजिक क्षेत्र में शामिल होने और 3 साल की सीमा के बारे में जानने के बाद भी उसने सोचा था कि प्रकाश नगर में वापस आने में उसे 3 साल लगेंगे। उसने सोचा भी नहीं था कि डार्क मैजिक क्षेत्र में इतना बदलाव आएगा। इसलिए 1 साल बाद अब वह प्रकाश नगर में वापस आ गया था। एक पल के लिए विस्मय में डूबे मलिन ने देखा कि प्रकाश नगर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उसने अपनी मानसिक शक्ति दीवारों पर फैलाई और पाया कि दीवारों पर क्रॉसबोल ये तीरंदाजों की भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा शहर में भारी कवचधारी शूरवीर भी दिखाई दे रहे थे। यह उस शांत प्रकाश नगरी से बहुत अलग था जब मलिन वहां से गया था। सड़क के किनारे छिपे हुए मौलिक तलवारबाजों को यह स्थिति बताने के बाद मलिन को धीरे धीरे लगा कि प्रकाश नगरी में कुछ गंभीर घटना घटी होगी, वरना यहाँ की हवा इतनी भारी और तनावपूर्ण नहीं होती। चलो अंदर चले। मलिन ने पर्दा नीचे किया और गाड़ीवान से कहा, शहर में दाखिल होने के बाद ही उसे पता चलेगा कि असल में क्या हुआ था। गाड़ी धीरे धीरे गेट तक पहुंची लेकिन गार्डों ने उसे रोक दिया। रुको, प्रकाश नगर में अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कास्टेलियन के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जब गाड़ीवान को परेशानी हुई तो मलिन ने गाड़ी के अंदर से ही एक सुनहरी थाली पेश कर दी थी। उसने नीरसता से कहा, मैं काउंट सेलिन द्वारा व्यक्तिगत रूप से नाइट की उपाधि प्राप्त बैरन हूँ। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? जैसे ही उन पहरेदारों ने प्लेट पर नाम देखा, उनके चेहरे तुरंत बदल गए। उन्होंने आदरपूर्वक उत्तर दिया, ओह, ये बैरन मलिन है। शहर में अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए कोई भी आसानी से शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अगर सर कास्टेलिन को पता चल गया कि यह आप हैं, तो वे आपको जरूर प्रवेश देंगे। कृपया, सर बैरन। मलिन ने पर्दा पूरा खींचा और गार्ड को अजीब नजरों से घूरने लगा। उसने उलझन भरी नजरों से पूछा, तुम मुझे जानते हो? पहरेदार ने झट से जवाब दिया, मैं सर कास्टेलन के महल में पहरेदार था। मैंने सर बैरन को एक बार देखा है। ओह, मलिन ने सिर हिलाया। उस समय काउंट सेलिन के महल में कई पहरेदार थे। उसे यह पहरेदार याद नहीं था, इसलिए उसने पर्दा नीचे कर दिया और गाड़ीवान से कहा, चलो चलें। गाड़ी धीरे धीरे गेट से बाहर निकली और शहर में प्रवेश कर गई। गाड़ी के जाने के बाद गेट पर खड़े कुछ पहरेदारों ने उलझन में पूछा, क्या सर कास्टेलन ने यह आदेश नहीं दिया था कि शहर में प्रवेश करने के इच्छुक कुलीन लोगों को भी उनकी अनुमति लेनी होगी? आपने उन्हें बिना अनुमति के अंदर क्यों आने दिया? जाहिर है, मलिन की गाड़ी को शहर में आने देना इस गार्ड का एक दुस्साहपूर्ण कार्य था। हालांकि उस पहरेदार ने मलिन की गाड़ी पर एक सोची हुई नजर डाली और हंसते हुए बोला, तुम्हें इसके बारे में क्या पता? वह कोई साधारण बैरन नहीं है, वह वही जादूगर था जिसने पहले सर काउंट की मदद की थी। बैरन मलिन अब वापस आ गया है। मुझे लगता है कि सर काउंट इस बात से बहुत खुश होंगे। यहीं रुको, मैं तुरंत सर काउंट को ये खबर सुना दूंगा। फिर ये गार्ड गेट से बाहर निकला और तेजी से काउंट के महल की ओर चला गया। डॉट 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 गाड़ी सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। सड़क पर लोग अपनी यात्रा में व्यस्त लग रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता के भाव भी थे। इसके अलावा अब सड़कों पर अपने उत्पादों का प्रचार करने वाले व्यापारी भी कम दिखाई दे रहे थे। अचानक पूरा प्रकाश नगर वीरान सा लगने लगा। मलिन के जाने से पहले के समृद्ध दृश्य की तुलना में वर्तमान दृश्य में भारी अंतर दिखाई दे रहा था। बाएं मुड़ें और सीधे चलें जब तक आपको कोई महल न दिख जाए। गाड़ी चालक को विल्सन कैसल का सही स्थान नहीं पता था, इसलिए मलिन ने उसे रास्ता दिखाया। थोड़ी देर बाद गाड़ी धीरे धीरे मलिन द्वारा बताई गई दिशा के अनुसार एक विशाल महल के सामने रुक गई। सर मलिन, हम यहाँ हैं। गाड़ी चालक ने पीछे मुड़कर मलिन को सम्मानपूर्वक सूचना दी। पर्दा हटा दिया गया और एक बड़े काले लबादे ने मलिन के पूरे शरीर को ढक लिया। वह इस पोशाक में बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन ये पोशाक डार्क मैजिक क्षेत्र में सबसे आम थी। अंततः विल्सन कैसल में मलिन ने अपना सिर उठाया और सामने महल को देखा। पहले जो बेचैनी उसे महसूस हो रही थी, वह अब गायब हो चुकी थी और वह शांत था। महल के बाहर 1 साल के बच्चे चलना सीख रहे थे। वे अपने नन्हे नन्हे हाथ हिलाते हुए महल के बाहर दौड़ रहे थे। बच्चों के पीछे कुछ नौकरानियां सावधानी से उनका पीछा कर रही थीं, उन्हें डर था कि कहीं बच्चे गिर न जाएं। इन दोनों बच्चों को देखकर मलिन का दिल द्रवित हो गया। वह प्यार से भरकर बच्चों की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, सीलिया और कॉनिक्सियन। हाँ, ये जरूर वही होंगे।
मलिन को याद आया कि वे प्रकाश नगर छोड़ने से ठीक पहले पैदा हुए थे। अब वे लगभग 1 साल के होंगे। वे मलिन के बच्चे थे, उनकी रगों में उसका खून बहता था। सेलिया और कॉनेक्सियन के बारे में सोचते हुए मलिन तेजी से दोनों बच्चों की ओर चला गया। नौकरानियों ने मलिन को देख लिया, इसलिए उन्होंने जल्दी से बच्चों को उठाया और महल की ओर चल पड़े। उसी समय मलिन ने भी अपनी गति तेज कर दी। स्विश! अचानक एक युवा शूरवीर महल से बाहर निकला और सामने आ गया। अध्याय 160 परिवार की गर्मजोशी। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। वह युवा शूरवीर याग्वेज था जो ब्लैकवाटर सिटी से ओल्ड विल्सन के साथ ब्लैक मून साम्राज्य तक गया था। उस समय याग्वेज एक साधारण शूरवीर था। वह न तो भारी कवचधारी शूरवीर था और न ही उसमें कोई मौलिक तलवारबाज बनने का गुण था। बहरहाल 1 साल बीत चुका था। जब मलिन ने यागेज को फिर से देखा तो उसने पाया कि यागेज एक हृष्ट-पुष्ट पुरुष बन गया था, मानो वह दूसरी बार यौवन अवस्था में पहुंच गया हो, जहां उसकी शारीरिक विशेषताएं आश्चर्यजनक रूप से उत्कृष्ट थीं। वह प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाज के शिखर पर पहुंच गया था। मलिन को तुरंत एहसास हुआ कि ओल्ड विल्सन ने ही याग्वेज को रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति की अजीबोगरीब मुद्रा सिखाई होगी। इसीलिए अब उसमें इतनी मजबूत शारीरिक विशेषताएं थीं। याग्यूज बेहद हैरान था। मलिन को घूरते हुए, जिसने अपना चेहरा उघाड़ा हुआ था, उसने लगभग कांपती आवाज में कहा, बैरन। सर बैरन, क्या ये सच में आप हैं? मलिन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। चलो साथ में अंदर चलते हैं। फिर मलिन याग्वेज को साथ लेकर महल में प्रवेश किया। सेलिया और कॉनेक्सियन को नौकरानियां हॉल में ले आईं। जब मलिन हॉल में पहुंची तो याग्यूज ने दोनों युवा नौकरानियों को मलिन की पहचान बताई। ये नौकरानियां मलिन के जाने के बाद विल्सन किले में दाखिल हुई थीं। ये सुनकर कि यह युवक विल्सन किले का असली स्वामी बैरन मलिन है, उन्होंने जल्दी से सेलिया और कॉनेक्सियन को नीचे उतारा और मलिन को आदरपूर्वक प्रणाम किया। सर बैरन। मलिन ने हाथ हिलाकर सीलिया और कॉनेक्सियन पर नजरें गड़ा दी। ये दोनों अजनबियों से नहीं डरती थीं। उत्सुकता से भरी, उन्होंने हल्के से पलकें झपकाईं और मलिन को घूरने लगीं। मलिन ने हाथ बढ़ाकर सेलिया और कॉनेक्सियन को गले लगा लिया। दोनों शांत लग रही थीं और उसकी बाहों से छूटने को तैयार नहीं थीं। वे बस मलिन के लंबे काले चोगे को देखने के लिए उत्सुक थीं, क्योंकि वे उसे बेरहमी से खींच रही थीं। सेलिया और कॉनेक्सियन को देखकर मलिन को कोई खास उत्साह महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई, मानो वे इस दुनिया में उसके अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत हो। उसका खून सेलिया और कॉनेक्सियन के शरीर में बह रहा था। मलिन, मलिन! अचानक 2 जानी पहचानी आवाजें गूंजीं। मलिन ने सिर उठाया तो देखा कि 2 खूबसूरत औरतें दूसरी मंजिल से नीचे दौड़ रही हैं। वे मलिन की पत्नियां थीं, चारिस और एवरिल। एवरिल जब छोटी थी तब भी चारिस वैसी ही दिखती थी। 1 साल बाद उसका शरीर पूरी तरह से विकसित हो गया था और उसकी काया और भी ज्यादा भरी हुई लग रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा, जो उस समय चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा दिखता था, अब परिपक्व और ज्यादा आकर्षक हो गया था। मलिन ने सेलिया और कॉनेक्सियन को नीचे उतारा और अपनी पत्नियों की ओर मुस्कुराया, तेजी से उनकी ओर बढ़ा और धीरे से बोला, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। चारिस और एवरिल आश्चर्य से भर गईं। वे क्रमशः सेलिया और कॉनेक्सियन को अपनी बाहों में लिए हुए जल्दी से मलिन के पास आईं। एवरिल अब भी पहले जैसी ही शर्मीली और शांत थी, हालांकि उसकी नजरें मलिन पर गड़ी थीं। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने अपने मन की बात जाहिर नहीं की। चारिस ज्यादा मुखर दिखी जब उसने मलिन से कहा, मलिन, हमें तुम्हारा पत्र मिला है जिसमें तुमने लिखा है कि तुम 2-3 साल बाद वापस आ जाओगी। मलिन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। डार्क मैजिक रीजन में एक छोटी सी घटना घटी है, इसलिए मैं उम्मीद से पहले लौट रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं फिर कब जाऊंगा। इसके बाद मलिन ने सेलिया और कॉनेक्सियन के बारे में कुछ बातें पूछीं। जब बच्चों का जिक्र हुआ तो शर्मीली एवरिल के पास भी अनगिनत कहानियां थीं, जिन्हें वह अपनी बातचीत से रोक नहीं पाए। मलिन ने ध्यान से सुना और सेलिया और कॉनेक्सियन की तरफ देखा। घर जैसी गर्मजोशी ने उसके दिल को भर दिया। सिर्फ अपने घर में और अपने परिवार के सामने ही वह पूरी तरह सुकून महसूस कर पाता था। कुछ देर बातें करने के बाद नौकरानियां समझदारी से वहां से चली गईं। मलिन ने बूढ़े विल्सन के बारे में पूछा। ठीक है, पिताजी कहाँ हैं? क्या वे अभी भी इलाके में हैं? चारिस ने सिर हिलाया। हाँ, पिताजी इस समय इसी क्षेत्र में हैं और कॉन्क्सियन टाउन की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में प्रकाश सिटी और लेबिस सिटी के बीच तनाव के कारण कॉन्क्सियन टाउन के व्यापारियों की संख्या कम हो रही है। इन कुछ महीनों में इस क्षेत्र से प्राप्त कर राजस्व में कम से कम 30% की गिरावट आई है। ये बात कहने पर चारिस असहाय लग रही थी। इसके अलावा चूंकि बूढ़ा विल्सन हर समय उस इलाके में रहता था और मलिन की अनुपस्थिति में विल्सन कैसल का लगभग सारा काम चारिस और बूढ़ा बटलर ही संभालते थे। शायद चेरीज को प्रबंधन का ज्यादा अनुभव था। बूढ़े बटलर ने हाल ही में महल के मामलों की ज्यादा परवाह नहीं की थी। ज्यादातर चीजें चेरीज ने ही व्यवस्थित की थीं और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी, बल्कि सब कुछ बड़े करीने से और व्यवस्थित ढंग से प्रबंधित किया गया था। इसलिए जब उसने क्षेत्र से प्राप्त कर राजस्व के बारे में बात की तो चारिस ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं।
शहरी पोशाक। मलिन को उन धूर्त एलिमेंटल तलवारबाजों की याद आई जिनसे वह प्रकाश नगर लौटते समय मिला था। वे जरूर लेबिस नगर से होंगे। आखिर मामला क्या है? मलिन को लेबिस शहर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि यह प्रकाश शहर के पास एक नगर राज्य था। प्रकाश शहर छोड़ने से पहले सब कुछ ठीक लग रहा था। चारिस ने सिर हिलाया। मुझे ठीक ठीक वजह नहीं पता। शायद सिर्फ काउंट सेलिन ही जानता होगा। इन कुछ महीनों में माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा है। काउंट सेलिन ने भी कुछ जादूगरों को फिर से इकट्ठा कर लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हों। एवरिल ने मलिन की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ। तुम्हारे जाने के बाद से काउंट सेलिन ने 2 जादूगरों को भर्ती किया है, खासकर उस जादूगर बेयर्स को। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, चारिस ने उसे बीच में ही टोक दिया, एवरिल। मलिन ने भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। फिर उसने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, एवरिल, अपनी बात जारी रखो। एवरिल अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बजाय उसने चेरिस की तरफ सावधानी से देखा। एवरिल की प्रतिक्रिया देखकर मलिन समझ गई कि चेरिस विल्सन कैसल की असली मालकिन बन गई है। हालांकि मलिन इससे असंतुष्ट नहीं था। एक योग्य पत्नी का होना बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए उसने चेरिसे पर नजर डाली। उसने भारी स्वर में कहा, चूंकि एवरिल ये बात नहीं कहना चाहती, चेरिसे, तुम ही मुझे इसके बारे में बताओ। चारिस थोड़ी असहाय थी, लेकिन उसने मलिन के चेहरे पर थोड़ी उदासी देखी। थोड़ी देर झिझकने के बाद आखिरकार उसने उससे कहा, ठीक है। 3 महीने पहले जादूगर बेरस, जिसे काउंट सेलिन ने भर्ती किया था, ने जाने कहां से सुना होगा कि तुमने एबिस किले के मेरिलूक को हरा दिया है और तुम्हें मेरिलूक की अंगूठी भी मिल गई है। फिर उसने विल्सन कैसल में घुसने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढे, लेकिन हमने उसे मना कर दिया। असंतुष्ट होकर वह ये सोचकर कि आपने विल्सन कैसल में कुछ छोड़ दिया होगा, महल में घुस आया, इसलिए उसे ढूंढने आया है। महल में घुस गया, लेकिन जादूगर हिल ठीक समय पर आ गया और जादूगर बेयर्स को डराकर भगा दिया। चारिस के समझाने के बाद मलिन ने आंखें सिकोड़ लीं और एक ठंडी सांस ली। उसने चारिस और एवरिल की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम लोगों को कुछ हुआ है? चारिस और एवरिल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, विजार्ड हिल की बदौलत हम ठीक हैं। लेकिन मैंने सुना है कि विजार्ड हिल की हालत और बिगड़ गई है। वह हाल ही में सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं निकले। मलिन ने फिर सिर हिलाया। यही वजह थी कि उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी से विल्सन परिवार के साथ साथ काउंट सेलिन की भी देखभाल करने को कहा था। अगर वह बूढ़ा आदमी न होता, तो उसे डर था कि विल्सन कैसल अब जितना शांत नहीं होता। हालांकि मलिन उस बूढ़े आदमी की स्थिति से वाकिफ था। हो सकता है उसने जादूगर बेयर्स को डराया हो, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। आखिरकार उसके मंत्र मॉडल अस्थिर थे। वह आसानी से कोई जादू नहीं कर सकता था, वरना उसके मंत्र मॉडल कभी भी टूट सकते थे। बेरिस, है ना, इस बार मैं विजार्ड हिल का कर्जदार था। लेकिन अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। ठीक है, उस दुखद घटना के बारे में बात नहीं करते। मुझे सेलिया और कॉनिक्सियन को अच्छी तरह देखने दो। मलिन ने जमीन पर करवटें बदलते बच्चों पर नजर डाली। फिर वह सेलिया और कॉनिक्सियन के साथ, चारिस और एवरिल के साथ खेलने लगा। वह अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के इस मौके का आनंद ले रहा था जो उसे मुश्किल से ही मिलता था। अचानक हॉल में ठहाकों की गूंज गूंज उठी। कैस्टेलन के महल में एक गार्ड ये खबर दे रहा था कि बैरन मलिन प्रकाश सिटी में वापस आ गए हैं। काउंट सेलिन ने आश्चर्य प्रकट किया और उत्सुकता से पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह बैरन मलिन है? गार्ड ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हाँ, ये बैरन मलिन ही है। मैं इसे गलत नजर से नहीं देखूंगा। हाँ, अच्छा अच्छा, अब जब बैरन मलिन वापस आ गए हैं, तो हमारे पास एक और मजबूत सहायक है। काउंट सेलिन सचमुच बहुत खुश था। वह हाल ही में लेबिस सिटी वाले मामले को लेकर चिंतित था। अब जबकि मलिन वापस आ गया था, ये पिछले कुछ महीनों की सबसे अच्छी खबर थी। ओह, क्या ये जादूगर मलिन है जिसने सर काउंट के महल पर खतरे का समाधान किया है और रसातल किले के मेरिलन को हराया है? काउंट सेलिन के पास खड़े शांत दिखने वाले व्यक्तियों में से एक ने अचानक भावुक स्वर में कहा। काउंट सेलिन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, ये जादूगर मलिन है, लेकिन अब वह मेरे प्रकाश नगर का सरदार है। जादूगर बेयर्स, क्या तुम हमेशा से जादूगर मलिन से मिलना नहीं चाहते थे? अब मौका है, मैं जादूगर मलिन को बुलाता हूँ। काउंट सेलिन ने तुरंत कुछ गार्डों को विल्सन कैसल में मलिन की तलाश के लिए भेजा। हाँ, मैं सचमुच जादूगर मलिन से मिलना चाहता हूँ। जादूगर बेयर्स दरवाजे की ओर घूर रहा था, उसकी निगाहें जुनून से भरी हुई थीं। सर बैरन, वहाँ कुछ पहरेदार हैं, जो कह रहे हैं कि उन्हें सर काउंट ने भेजा है। वे सर बैरन को महल में आमंत्रित करना चाहते हैं। बलवान याग्वेज अचानक महल में आया और मलिन को सम्मानपूर्वक सूचना दी। चारिस और एवरिल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने मलिन की तरफ देखा। मलिन धीरे से खड़ा हुआ और शांति से बोला, चूंकि यह काउंट सेलिन है, मैं चलता हूँ। काउंट सेलिन से मिलने का भी समय हो गया है। मलिन का आभामंडल थोड़ा धुंधला था।
फिर वह विल्सन महल से बाहर निकला और पहरेदारों के पीछे पीछे काउंट सेलिन के महल की ओर चल पड़ा। आग की लपटों ने उसकी लाश को इतना जला दिया था कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था।